हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया में प्राची। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एससीएम की थ्योरी, जो कि बहुत अवेटेड टॉपिक था। मेरे को बहुत लोग ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज एससीएम की थ्योरी पे वीडियोस बनाओ। तो चलो गाइस, रेडी हो जाओ, आपके लिए एससीएम की थ्योरी आ चुकी है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं किया जा रहा है। देखो गाइस, मेरे पास 3 मोटो है आज की थ्योरी डिस्कस करने का। पहला ये कि थ्योरी क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स तक। अभी न्यू एमटीपी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है। ठीक है गाइस, वैसे तो मैं एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, बट मुझे फिर भी लगता है कि यार एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। एंड दूसरा मेरा मकसद ये है थ्योरी डिस्कस करने का गाइस, एमसीक्यूज अटेंड करने में ना हेल्प हो जाती है। और तीसरा नॉलेज, हम लोग को पता नहीं रहेगा कुछ कुछ, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, उसका मतलब ही नहीं पता होता है। मेरे को भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपन सब मिलके मस्त पढ़ते हैं और फिर नॉलेज गेन करते कुछ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ गाइज, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि हम लोग ना वर्कबुक का डिस्कशन कर रहे हैं। वर्कबुक में ना बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स दिए हैं, और मैंने सोचा कि वहीं से मैं कवर करूंगी इसकी थ्योरी। तो गाइज, ये इंस्टीट्यूट की अपनी वर्कबुक है, ग्रुप 3 देख लो फाइनल की। आप इंस्टीट्यूट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे से रिलेटेड सारे नोट्स अपडेटेड वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर की थ्योरी देख लेते क्या क्या है। शॉर्ट नोट्स मेनली अपन को डिस्कस करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट ही आते हैं। ठीक है, देखो गाइस, कितने सारे शॉर्ट नोट दिए हैं इसमें, सब डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है, देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या दिया हुआ है। सीमा डिफाइंस लाइफ costing as maintenance of physical assets records over entire life, so that the decision concerning the acquisition, uses or disposal of assets can be made in a way that achieve the optimum assets usage at lowest possible cost of entity. The term may be applied to the profitable of the cost over the लाइफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपनी लाइफ साइकिल होती है ना, ठीक है, इस सीमा का डेफिनेशन बता रही हूँ गाइज मैं आपको। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हम्म तो जो मेंटेन करता है अपन फिजिकल एसेट्स गाइस जो होते हैं ना, उसका कॉस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं अपन। ठीक है, और उसको अपन अमोर्टाइज कर देते हैं पूरी लाइफ के लिए उनकी। ठीक है, सो जो इसके रिलेटेड डिसीजंस होता है, जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड होता है, उसके यूज से रिलेटेड होता है, उसके डिस्पोजल से रिलेटेड होता है, वो अपन ऐसा बनाए कि वो लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल में एंटिटी को पड़े। मतलब जिसका कॉस्ट हो वो एकदम लो पड़े। ठीक है, लो पड़े एकदम कॉस्ट। और फिर इसको अपन ऐसा अप्लाई करें सो दैट अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है गाइस, अपने पास हमेशा ना स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। 6 स्टेजेस दिए गए हैं अपने पास। पहला डेवलपमेंट है, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन और एक्सटेंशन। देखो भाई, सारे सारे फेजेस की अपनी खुद की कोई खामियां हैं, कुछ फायदे हैं। ठीक है गाइस, तो अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो, पहले दिया है कि लॉन्ग establishment products eventually become less popular, while the contrast, the demand for a new, more modern goods usually increases quite rapidly after they are launched. इसका गाइस ये मतलब बोल रहा है कि जैसा अपन न्यू सामान चालू करते हैं ना, तो वो रैपिडली इंक्रीज होता है, क्वाइट इंक्रीज होता है, क्योंकि नया रहता है ना, अपन को पता नहीं होता, तो अपन की इच्छा जागती है, यार क्या सामान होगा, चलो देखते हैं करके। ठीक है, तो अचानक से क्वाइट रैपिडली इसका ग्रोथ होता है। ठीक है गाइस, फिर the timeline commencing from the innovation of a new goods and ending up with a degeneration into a common product. Guys, धीरे धीरे जैसे आप कोई न्यू प्रोडक्ट लाओगे ना, आपके कॉम्पिटिटर सोए नहीं रहते, जागते रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग भी ले आते प्रोडक्ट्स। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट डीजनरेट हो जाता है, मतलब एकदम नॉर्मल हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो कुछ नई बात नहीं बचती उसमें। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल में ऐसा ही चलता है गाइस। ठीक है, तो ऊपर से नीचे उसका काम ऐसे चलता ही है। जैसे इसका आपको चार्ट बनाकर मैं समझा देती हूँ एक। ऐसे करके आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, फिर ये ऐसे इंक्रीज होगा, ग्रो होगा, फिर डिक्लाइन। ठीक है गाइस, तो इसमें स्टेजेस डिवाइडेड रहते हैं अपने। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस। ठीक है गाइस, मैं आपको बता भी देती हूँ। ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज होता है, ये मेच्योरिटी होता है, और ये डिक्लाइनिंग होता है। आई होप आपको बचपन का याद आ रहा होगा, अपन बचपन में पढ़े हैं ये सारे कॉन्सेप्ट तो वैसे भी। ठीक है, तो फिर देखते, लाइफ साइकिल कॉस्ट दस स्टेटस द टोटल कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ।
गाइस ये टोटल कॉस्ट होता है पूरे लाइफ असेट के पूरे लाइफ को, जो इंक्लूड करता है गाइस अपन प्लान करके सामान बनाते हैं, प्लान करके डिजाइन करेंगे सामान को, फिर एक्वायर करेंगे, फिर सपोर्टिंग कॉस्ट जो भी रिलेटेड रहती है वो सब उस पे लगाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें एक्विजिशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, डिस्पोजल सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहती है वो एक्यूमुलेटेड रहती है और जो रिकॉग्नाइज होती है रूटीन अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, हाउएवर द नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि R&D की हो गई, डिजाइनिंग की हो गई, मार्केटिंग की हो गई, ये ना लेस विजिबल होती है, मतलब देख नहीं सकते हम लोग प्रोडक्ट वाइज कि कौन से प्रोडक्ट में कितना R&D हुआ है। तो एज अ कंपनी एज अ होल करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन उसके हिसाब से बांटते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थिंकिंग कैन बी प्रमोट लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग इन कॉन्ट्रास्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। गाइस जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग होती है अपने लिए। ठीक है, इतना शॉर्ट टर्म नहीं होती। और ये ओवरऑल फ्रेमवर्क होती है जो कि कंसीडर करती है और इम्प्लीमेंट करती कॉस्ट को इंटायर लाइफ को उसके। ठीक है, देन जो लाइफ साइकिल बजटिंग होती है ना, लाइफ स्टाइल बजटिंग में क्या होता है कि ना अपन टारगेट करते हैं, सबसे पहले कुछ टारगेट प्रिंसिपल्स रहते हैं अपने, और फिर वो जो टारगेट प्रिंसिपल रहते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कॉस्ट को कम करने में। ठीक है, और अवॉइड करते हैं कुछ कुछ कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अगर लाइफ साइकिल बजटिंग क्या करता है तो बताना कि वो टारगेट करता है कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को, और फिर रिड्यूस करता है डिजाइनिंग स्टेजेस को गाइस, अवॉइड करता है कुछ कॉस्ट जो कि कमिटेड हो या फिर लॉक्ड इन कॉस्ट हो वो सब। ठीक है, फिर देखते हैं अपन लाइफ स्टाइल कॉस्टिंग जो रहती है गाइस वो डिसीजन मेकर के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, रिनोवेट करती, कंस्ट्रक्ट करती, रिप्लेस करती प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, और इसको ये वाला एमसीक्यूज भी आया था अपने उसमें, एक कडल टू ग्रेव होती है, मतलब अपन ऐसे जाएंगे और ऐसे ग्रेव में तो जाना ही है, तो इसको बोलते हैं कडल टू ग्रेव, क्रैडल टू ग्रेव। ठीक है, उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल में बी एक्सप्लोर इन प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रीज। अलग अलग टाइप की हो सकती है, मतलब प्रोडक्ट पे, अपना प्रोजेक्ट पे, इंडस्ट्री पे। आई होप गाइस आपको प्रोडक्ट कॉस्ट ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का होल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप एग्जाम में लिखने लायक तो अभी नहीं बने होंगे, मैंने आपको उतने अच्छे से पढ़ाया ही नहीं। बट ठीक है, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ जिसमें अपन ना थोड़ा लर्न करते हुए चलेंगे जो मेन मेन पॉइंट होगा, और फिर अपन रॉक करेंगे एग्जाम में। ओके, चलो। सबसे पहले आप लिखना सीमा का डेफिनेशन कि मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एसेट कॉस्ट रिकॉर्ड ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है गाइस, जिससे स्टार्ट करोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। सबसे पहले लाइफ साइकिल का ये अच्छे से चिपका देना लाइन, क्या लिखोगे, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एसेट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ओवर द एंटायर लाइफ। ठीक है, फिर आप क्या लिखना कि जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है ना वो सबके ऊपर लगती है, जैसे कि अपन यहाँ पर पढ़े थे ना, ये रहा अपना प्लानिंग पे, डिजाइनिंग पे, एक्विजिशन पे, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में और डिस्पोजल में। ठीक है गाइस, ये दूसरा पॉइंट ये लिखना। तीसरा पॉइंट लिखना है इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ये सब सारे स्टेजेस लिख देना। ठीक है गाइस, फिर आप लिखना कि जैसे ही अपना न्यू प्रोडक्ट आता है ना, न्यू प्रोडक्ट वाली लाइन कहाँ गई, ये रही, डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट रहता है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और उसके बाद फिर वो एकदम नॉर्मल और कॉमन हो जाता है, तो इसके उसकी वजह से ही लाइफ साइकिल डिक्लाइन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताना चाहता है कि जैसे ही प्रोडक्ट आता है वो धीरे 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 चलता है, और जब वो कॉमन हो जाता है सबके लिए तो वो धीरे 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 कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखना, उसके बाद फिर लिखना कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहती है वो एक रूटीन अकाउंटिंग सिस्टम के तरीके से ही अपन को रिकॉग्नाइज करना होता है, और जो R&D वगैरह होता है वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट वाइज अपन देख नहीं सकते, इसलिए अपन उसको ओवरऑल लगा देते हैं। ठीक है, फिर आप लिखना कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो रहेगी ना वो प्रमोट करती है लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग। इस लॉन्ग टर्म करती है ये बताना, शॉर्ट टर्म नहीं करती है, ये ओवरऑल कंसीडर करती है सारी कॉस्ट को, और उसके बाद फिर हम लोग को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है। ठीक है गाइस, फिर आप ये बता देना कि जो लाइफ साइकिल बजटिंग होती है ना वो क्या करती है कि वो उसका स्कोप है कि वो कॉस्ट को कम से कम करे। ठीक है, रिड्यूस करे कॉस्ट को। ठीक है, और कमिटेड कॉस्ट को अवॉइड करे, मतलब उसको अवॉइड करने से पहले ही वो कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, फिर आप लिखना कि जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है ना वो डिसीजन मेकर के लिए कंसीडर करते हैं अपन, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में कंसीडर होती है, ऐसे नहीं है कि एक ही में हो रही है, प्रेजेंट फ्यूचर सब में इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, और आखिरी में आप ये जरूर लिख देना कि ये जो है ना ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर भी लग सकता है, प्रोजेक्ट के ऊपर भी लग सकता है और इंडस्ट्री के ऊपर लग सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। मतलब अगर आप कोई कंपनी प्रोडक्ट के बारे में सोचती तो एक प्रोडक्ट है जैसे समझ लो निविया,
ठीक है? जस्ट अ एग्जांपल, निविया क्रीम होती है, साबुन होती है, फेस वॉश कुछ भी ले लो, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट जब कंपनी लॉन्च कर रही है तो उसके बारे में सोचेगी, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सोचेगी, ठीक है? फिर प्रोजेक्ट मतलब हो सकता है ना कि वो उसका कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे कि अपना कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर अपन इंडस्ट्री को देख सकते हैं कि यार रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका अपन देखते हैं कि लाइफ साइकिल प्रोसेस क्या है करके। तो अब अपन देखेंगे ना कि रिलायंस इंडस्ट्री पहले कहाँ पे थी, अब कहाँ पे है, उसका कौन-सा स्टेज चल रहा है, ठीक है? किसी भी चीज़ का हो सकता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो वही बोल रहा है ये। बहुत ज़्यादा डीप लाइन थी गाइज़, आई होप आप लोग के दिमाग में घुसी होगी। तो चलो गाइज़ अपन नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ते हैं अब, टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है? टारगेट कॉस्टिंग इज कंसीडर एज अ फिलॉसफी इन विच प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर वांट एंड विलिंग टू पे। गाइस, इसका मतलब होता है कि एक फिलॉसफी है जो कि हमको बताती है कि जो कस्टमर है वो क्या पे करना चाहता है, मतलब वो उसको चाहता क्या है, एक तो वांट बताती है और एक तो विलिंग टू पे, मतलब क्या चाहता है और कितना खर्च करना चाहता है। नॉट इट्स कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ये कॉस्ट टू प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं बताती है। ये बताती है कि अगर मैं जाऊंगी आज शॉपिंग मॉल, ठीक है, तो वहां पर मैं कितना खर्च करना चाहती हूँ और मैं वहां से क्या खरीद के लाना चाहती हूँ, ये बताता है। वो ये नहीं पूछ बताता कि एक ड्रेस है 1000 की है तो उसका कॉस्ट कितना रुपया पड़ा, ये सब नहीं बताता वो, ठीक है। तो हेंस इट इज स्टार्ट विद द मार्केट डिटर्मिनेशन प्राइस एंड 1 second, and deduct the desirable profit margin and work back to the target costing। गाइस, ये कैसे काम करता है? सबसे पहले ये प्राइस डिटरमाइन करेगा आपकी, ठीक है, उसमें से वो माइनस कर देगा आपका प्रॉफिट। जैसे ही प्राइस में से आप प्रॉफिट माइनस करते हो तो वैसे भी इसका क्या नाम मतलब होता है, नॉर्मल, अगर अपन ये नहीं भी पढ़ते तो ऑब्वियसली कॉस्ट होता है। तो वही कर रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। और फिर इसको टारगेट कॉस्ट बोलते हैं। जो पीटर ड्रंकन है ना, वो बोले हमको कि जो प्राइस लीड कॉस्टिंग, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि एंड हाउ द फॉर्मूला टारगेट कॉस्टिंग इज इक्वल टू टारगेट प्राइस माइनस टारगेट कॉस्ट इन प्लेस। मतलब बोल रहा है कि जो टारगेट कॉस्ट होता है ना इज इक्वल टू टारगेट प्राइस, मतलब जो टारगेट प्राइस होना चाहिए उसमें से माइनस कर दो टारगेट प्राइस, ठीक है। सेम तो लिखा है। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब जो अपन पढ़े बचपन से लेके अभी तक क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बट ये बोलते हैं ऐसे नहीं होता, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट करो आप करके, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ये प्राइस है, प्राइस में से माइनस करो प्रॉफिट को, ठीक है। और वो भी टारगेट वाला होना चाहिए। टारगेट मतलब जो कस्टमर वांट टू, गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। गाइस चलो हम लोग एक सम अप कर लेते हैं टारगेट कॉस्टिंग का, कि हमने आखिर अपना टारगेट कॉस्टिंग में एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है गाइस, तो देखो सबसे पहले आप लिखना कि टारगेट कॉस्टिंग जो होती है वो एक फिलोसफी होती है जिसमें अपन प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और सोचते हैं कि जो कस्टमर पे करना चाहता है और जो वो खरीदना चाहता है उसके हिसाब से कॉस्टिंग करे। इसको नॉर्मल कॉस्टिंग से इसको कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी लिखना, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये लिखना कि पीटर ड्रंकन के हिसाब से क्या होता है कि जो टारगेट कॉस्ट है ना वो टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट होता है। और पहले क्या था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा कि आप शॉर्ट नोट में ही 3 पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आप ये लिखना जो अपन डिस्कस करते हैं अब, स्टेजेस, ठीक है गाइज। स्टेजेस क्या क्या होते हैं इसमें, देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस, टारगेट प्राइस, टारगेट कॉस्ट, कॉस्ट कंपैरिजन, और फिर ये सब लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कंजम्पशन कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, बट अब एग्जाम इसमें दिया हुआ है तो लिख देना, क्योंकि स्टेजेस जैसा कुछ है नहीं, तो सिर्फ टर्म्स लग रहे हैं मुझे। तो टर्म्स है, देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखो फीचर्स देख लेते हैं क्या है। ये प्राइस लीड कॉस्टिंग होती है, मतलब प्राइस से चलती है, तो प्राइस लीड कॉस्टिंग होती है, तो ये ठीक पॉइंट लग रहा है मुझे, ठीक है। कस्टमर पे फोकस करती है, दूसरा भी अच्छा पॉइंट है। डिजाइन पे फोकस करती है, ठीक है। 3 4 लिख दोगे सफिशियंट है, और लाइफ साइकिल ओरिएंटेड है, 4 पॉइंट लिख दोगे मोर देन सफिशियंट। याद करना है इस चारों पॉइंट को, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ मैं, प्राइस लीड कॉस्टिंग, फोकस ऑन कस्टमर्स, फोकस ऑन डिजाइन एंड लाइफ साइकिल ओरिएंटेशन। देन आखिरी में लिख देना कि जो टारगेट कॉस्टिंग होती है ना वो शिफ्ट करती है प्रोडक्ट टू प्रोसेस में, ठीक है। एंड सर्विस बिजनेस इज द फोकस द सर्विस डिलीवरी सिस्टम। और अगर आप सर्विस सेंटर वाले हो, मतलब सर्विस सेंटर इन द सेंस आप सर्विस ओरिएंटेड काम करते हो, तो आपको डिलीवरी पे फोकस करना चाहिए। ऐसे लिख देना कि जो प्रोडक्ट होता है वो किस पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे, और फिर सर्विस का लिख देना कि डिलीवरी पे। ठीक है गाइस, आई होप आपको एग्जाम के ओरिएंटेड भी थ्योरी समझ में आई होगी, और जनरल नॉलेज और एमसीक्यू मेरे तीनों मोटो कंप्लीट हो ही रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको गाइस पसंद आती है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई विल नो कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। मैं तो बस तभी मानूंगी वीडियो पसंद आ रही है जब आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, अदरवाइज तो मैं मानूंगी ही नहीं।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एनालिसिस का, इस वैल्यू एनालिसिस के ऊपर तो शॉर्ट नोट मैंने एग्जाम के एमटीपी में भी देखा है शायद, तो उसी के साथ ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो गाइस, वैल्यू एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट को कम करने की और उसको कंट्रोल करने की। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, जो इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट की सारे गुड्स की जो गुड्स और सर्विसेज है ना, वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे कम होए, कम मतलब हो जाए, और उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, रिलायबिलिटी में ना हो, परफॉर्मेंस में ना हो, ना ही अपीयरेंस में हो। आई होप गाइस आपको ये इतना छोटू सा पैराग्राफ लर्न हो गया हो, क्योंकि इसमें कुछ भी कट करने लायक नहीं, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ लर्न करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो लर्न करते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो पॉइंट आपको एकदम ज्यादा लर्न करने हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखना कि वैल्यू एनालिसिस जो है वो एक टेक्निक है कॉस्ट रिडक्शन की। फिर लिखना एक साइंटिफिक अप्रोच होती है ये। इसके सारे फंक्शंस जो रहते हैं वो मिनिमम कॉस्ट करते हैं, और फिर वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, अब वो लोग क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। ठीक है गाइस, चलो फिर से बोलते हैं। वैल्यू एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। ठीक है गाइस, अब इसके 7 फेज दिए गए हैं, इसमें 7। देखो, ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल, इनोवेशन, इवैल्यूएशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है गाइस, 7 पॉइंट है, लर्न करना पड़ेगा। कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ओरिजिनेशन मतलब आएगा, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फंक्शंस बताएगा अपने, फिर इनोवेशन होगा, इनोवेशन के बाद इनोवेशन इनोवेशन को इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट करने के बाद उसमें से चॉइस करके इम्प्लीमेंटेशन करोगे। ठीक है, ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शंस, इनोवेशन, इवैल्यूएशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, इसका जो मैंने एडवांटेज बताई दिया पहले कि रिड्यूस करता है कॉस्ट को। ठीक है, और फिर बिकॉज द फैक्ट ऑफ वैल्यू एनालिसिस ब्रेक डाउन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड कंपोनेंट्स एंड अनेबल एनालाइज द कंपोनेंट इन ओन इवैल्यूएशन एंड इंपॉर्टेंस एफिशिएंसी। गाइस, ये क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट है ना, खच 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 तोड़ दिया, अभी छोटे छोटे टुकड़े में बिट गए ना, अब इनका अलग 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 इनका इवैल्यूएशन करेगा, इनका इंपॉर्टेंस देखेगा, इनका एफिशिएंसी देखेगा। ठीक है गाइस, ये डायग्राम याद करना एग्जाम में वैल्यू एनालिसिस के लिए। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। चलो गाइस, हम डिस्कस करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस गाइस रिलेटेड है बट अलग है। ठीक है, तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन सेंस। जो वैल्यू एनालिसिस होता है ना गाइस, वो सेट ऑफ टेक्निक्स होती है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे लगती है। ठीक है, और ये इंप्रूव करती है वैल्यू को, और ये एक रेमेडी देती है। वैल्यू इंजीनियरिंग से ही समझ में आ रहा है कि ये एक रेमेडी देती है अपन को, ताकि अपन एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ टेक्निक्स यूज कर सके सिमिलर और न्यू प्रोडक्ट्स पे। ठीक है गाइस, और टू इंश्योर दैट बैड फीचर्स आर नॉट एडेड, और सो दैट हमारे बैड फीचर्स उसमें ऐड ना हो न्यू प्रोडक्ट में। गाइस, न्यू प्रोडक्ट जैसे कि फोन्स में बहुत आते रहते हैं अपडेटेड। पहले जैसे कि अपन एप्पल का एग्जांपल लेते तो एप्पल 6 था, 7, 8, 10 ऐसा आता रहता है। तो उसमें जो उनके वो लोग क्या करते होंगे? वैल्यू इंजीनियरिंग करते होंगे, बैड प्रोडक्ट्स को हटा देते होंगे, उसके बैड फीचर्स को, और फिर न्यू 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 बनाते रहते हैं। ठीक है, फिर इट इज अ प्रिवेंशन मेजर्स एंड इट इज ये एक फंडामेंटल एंड कोलेट्रल होता है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर समझता है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स होता है गाइस। ठीक है, तो मैं एक बार समअप कर देती हूँ आपके लिए। इसमें ये बताया गया कि ये क्लोजली रिलेटेड होता है वैल्यू एनालिसिस से। इसमें अपन क्या करते हैं? हम लोग सेम सेट ऑफ चीज़ों को लाते हैं। जैसे कि वैल्यू एनालिसिस स्टार्टिंग पे लगता है ना, ये अपन न्यू प्रोडक्ट जब लाते हैं ना, तो उसके पहले पे लगा देते हैं, ताकि जो बैड फीचर्स रहता है पुराने प्रोडक्ट का वो इस पे ना आए। ठीक है, तो ये वैल्यू एनालिसिस की मतलब वैल्यू एनालिसिस एक्सिस्टिंग में लगता है, वैल्यू इंजीनियरिंग न्यू में लगेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका मोटो क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है गाइस, मतलब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग रिफर टू द फंडामेंटल रीथिंकिंग रीडिजाइनिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। गाइस, अपन ये पढ़ चुके हैं, अपन अपना इंटरमीडिएट पे भी पढ़े थे कि री इंजीनियरिंग का मतलब होता है गाइस बहुत ज़्यादा चेंज कर देना किसी चीज़ पे। ठीक है, फंडामेंटल मतलब उसके बेसिक से रीथिंक करना उस चीज़ को लेके, और फिर रीथिंक करके उसको रीडिज़ाइन करना अपने बिजनेस के प्रोसेस को, सो दैट हम लोग ना अचीव कर सकें इम्प्रूवमेंट और क्रिटिकल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो परफॉर्मेंस है उसकी इंफॉर्मेशन को अपन सॉरी इंफॉर्मेशन बोलूँ, पूरी परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सके किस किस टर्म्स में? जैसे कि कॉस्ट पे, क्वालिटी पे, एफिशिएंसी पे, और जैसे कि सर्विसेज पे, स्पीड पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे।
आई होप गाइस आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो फंडामेंटली रीथिंकिंग है ऑफ रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू इम्प्रूव आवर कॉस्ट टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी स्पीड सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। तो स्टेप्स है ये स्टेप्स। सबसे पहले अपन एक विजन क्रिएट करते हैं गाइस। सबसे पहले अपन को दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले विजन क्रिएट करेंगे, देन टीम सेलेक्ट करेंगे कौन 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 हमारे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, देन एनालाइज करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, फिर सोचेंगे करना क्या है नया, फिर नया जो करना है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन इवेलुएट करेंगे। तो मैं इसको फिर से शॉर्ट पे बता देती हूँ। क्रिएशन ऑफ विजन, selection of a team, analyze the existing process, development of a new process, implementation of new process and evaluation। ठीक है गाइस, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि इससे कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी और हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और हमारे कस्टमर के ऊपर फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस। और फिर जो बीपीआर होता है ना, वो एक स्ट्रेटेजिक टूल होता है जो कि कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है और इंक्रीज करता है हमारे कस्टमर्स को और फोकस करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है गाइस, तो मैं आपको पूरा सम अप करवा देती हूँ एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्या लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अगर बीपीआर आता है तो गाइस आप लिखना कि फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रिडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस है, जिसमें अपन इंप्रूव करते हैं अपनी कॉस्ट टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी स्पीड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक विजन, सेलेक्ट करेंगे एक टीम को, एनालाइज करेंगे जो अभी चल रहा है, फिर अपन डेवलप करेंगे जो नया करना है, देन इम्प्लीमेंट करेंगे नई चीज़ को और देन इवेलुएट करेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले कॉस्ट को कम करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और कस्टमर ही हमारा फोकस रहता है। इसको याद करने की निंजा टेक्निक ये है कि अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप वो सोचता है सस्ता सामान मिल जाए ना तो अच्छा है, जितना सस्ता उतना अच्छा, और क्वालिटी भी एकदम बेस्ट मिलनी चाहिए करके। तो क्वालिटी अपन लिख दी और कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, और कस्टमर ही ये सोच रहा है इसलिए कस्टमर फोकस, तीनों पॉइंट याद हो गए। ठीक है, और ये क्या है? एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो क्या करता है, कॉस्ट को कम करता है और कस्टमर के ऊपर फोकस करके हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाता है। हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं गाइस, तो उनके ऊपर हम लोग अगर जीतेंगे तो वो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। इसी के साथ गाइस हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट नोट पे चलते हैं जो बोलते हैं लीन अकाउंटिंग। लीन अकाउंटिंग जो है ना गाइस, वो एक एप्लीकेशन है लीन प्रिंसिपल्स का। आई होप आप समझ रहे होंगे लीन प्रिंसिपल्स, जो कि अकाउंटिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है गाइस। ठीक है, लीन अकाउंटिंग फैसिलिटेट द चेंज दैट required a company accounting control measurement and management process to support lean manufacturing and lean thinking। ठीक है गाइस। उसके बाद लीन अकाउंटिंग अनेबल्स आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडिंग वेस्ट इन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। गाइस जो लीन अकाउंटिंग है ना, वो क्या करता है पता है? वो एलिमिनेट करता है ऐसी फालतू की चीज़ों को, मतलब नॉन वैल्यू एडिंग वेस्टेज। जो चीज़ वेस्ट क्रिएट कर रही ना उसको हटाता है। नॉन वैल्यू मतलब कोई काम की नहीं है और जो ऐड कर रहा है, ठीक है, वेस्टेज में ऐड कर रहा है, वो चीज़ों को हटाता है। इम्प्रूव विजुअल रिपोर्टिंग ऑन प्रोडक्ट लाइन्स। ठीक है गाइस, रीअलाइन करता है अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ को, कंसल्टेंट करता है सबको रोल रादर देन ट्रांजेक्शन रोल, मतलब वो कंसल्टेटिंग रोल करता है ना कि ट्रांजेक्शन जो है उसको लिखता है। ठीक है, लीन अकाउंटिंग जो है वो एम्पावर हुआ फाइनेंस से और अकाउंटिंग से। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा टाइम को सेव करता है और कम्युनिकेट करता है गेन, सब्सटैंशियल गेन जो होता है। इसका काम क्या है देख लेते हैं। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि टेल हमको बताता है, मतलब क्या बताता है कि फ्लो थ्रू द वैल्यू स्ट्रीम, कैसे हम वैल्यू स्ट्रीम से फ्लो करें। ठीक है, और टू टेल अस अबाउट द कैपेसिटी फॉर एक्स्ट्रा वर्क इन वैल्यू स्ट्रीम, और हम और एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं वैल्यू स्ट्रीम पे। ठीक है, ये हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को अल्टरनेटिव बताता है कि और क्या अल्टरनेटिव है करके। ठीक है, और ये हाई वैल्यू रोल्स कंसल्टेंट करता है एरिया ऑफ कंपनी में, मतलब जो लीन मतलब ये होता है कि बहुत निश एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपन हाई वैल्यू वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर जो एंटरप्राइज लीन अकाउंटिंग यूज़ करती ना, उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। सिंपली और टाइमली रिपोर्टिंग कर पाते हैं वो लोग, और वो सबको अपने बारे में अच्छे से समझा पाते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है गाइस कि अपन को ना इतना लिखना सफिशिएंट होगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कंपनी को हेल्प करता है ग्रो करने में और वैल्यू ज़्यादा ऐड करता है कस्टमर्स के लिए और इंक्रीज करता है उनके कैश फ्लो को।
और शेयर होल्डर मतलब किसके इंक्रीज़ करता है? शेयर होल्डर के, ओनर्स के। तो मैं आपको गाइस इसमें से बता देती हूँ कि बेस्ट पॉइंट्स आप कौन-कौन से लिख सकते हो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और लर्न भी तो करना है अपन को, ठीक है? पढ़ने से लर्न थोड़ी ना हो जाता है, मैं लर्न करवाती हूँ, रुको। देखो, सबसे पहले आप क्या याद करना है आपको कि लीन अकाउंटिंग जो होती है ना, वो एक एप्लीकेशन ऑफ लीन प्रिंसिपल्स है, ठीक है? जो कि किससे रिलेटेड है? जो कि एंटरप्राइज़ से रिलेटेड है, ओके? इतना पॉइंट याद हो गया, 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, देन अपन को लिखना है कि ये एलिमिनेट करता है नॉन वैल्यू वेस्टेज चीज़ों को, ठीक है। ये एम्पावर कहाँ से हुआ है? फाइनेंस से और अकाउंटिंग से, ठीक है। ये क्या करता है? टाइम सेव करता है और कम्युनिकेट करता है अपने गेन्स को। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये वैल्यू स्ट्रीम्स की तरफ फोकस करता है और हमको हमारा एक्स्ट्रा काम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारी वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है। ये बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, सिंपली और टाइमिंग रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। इतना पॉइंट सफिशिएंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं अपन सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनालिसिस। सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होती है ना गाइस, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एमसीक्यूज में आता है, सो दैट हम लोग को लर्न करना है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है गाइस। ये एक टूल होता है जो वेलफेयर करता है इकोनॉमिक की, ठीक है, इन ऑर्डर टू असेस वेदर द इंटरवेंशन बी प्रोजेक्ट और पॉलिसी शुड बी अंडरटेक और नॉट। मतलब गाइस ये हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कोई चीज़ हमको लेनी है या नहीं, लेनी है या नहीं, इसके बीच में हमको ऑप्शन देता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पहले ये था इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसका एक्सटेंशन आ गया जिसमें अब सोशियो को ऐड कर दिया इन्होंने। ओके गाइस, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है इसकी? प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट को खोजते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। देन उसकी डिमांड देखते हैं, डिमांड देख के उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स देखते हैं, फिजिकल इफेक्ट्स देखते हैं, एक्सटर्निटीज देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, फिर उसका रिटर्न देखते हैं, इकोनॉमिक भी और सोशियो भी, दोनों टाइप का। ओके, ये 2 पॉइंट तो ईजी है, रिटर्न्स देख रहे हैं। ऊपर का ईजी है, एक तो आइडेंटिफाई तो हर चीज़ को करते ही है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको डिमांड देखना है उसकी, उसके फाइनेंशियल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट एक जैसा, ओके। देन एक्सटर्नलीज और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसको भी एक जैसा बना लेते हैं, ऐसे दो दो करके याद करेंगे ना तो जल्दी याद होगा। चलो मेरे साथ बोलो अब। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन टेक्निकल एंड डिमांड एनालिसिस, फिजिकल इफेक्ट्स, फाइनेंशियल इफेक्ट्स, एक्सटर्नलीज, अपॉर्चुनिटीज, रिटर्न ऑन इकोनॉमिक्स एंड रिटर्न ऑन सोशियो, ठीक है। देन उसके बाद फिर गाइस इसमें ना इनका ऊपर वालों का मतलब दिया हुआ है, तो आप अगर आपको चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये शॉर्ट नोट आना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा मुझे। लेट्स सी, अपन को तो वैसे भी स्टेप्स याद हो ही गए हैं, इसका मीनिंग याद हो ही गया है, इतना सफिशिएंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है गाइस? कॉस्ट रिडक्शन इज, ये आता है एग्जाम में, एमसीक्यूज में भी आ सकता है गाइस, इसका थोड़ा डीप मीनिंग होता है, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट रिडक्शन रिफर टू द अटेम्प्ट टू रिड्यूस कॉस्ट। गाइस कॉस्ट रिडक्शन जो होता है ना, इसमें अपन अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं सो दैट हम रिड्यूस कर सके कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन में जो होता है ना गाइस, वो परमानेंटली और रियल टर्म्स में कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, ठीक है गाइस, जो हमको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। ये मैक्सिमाइज करता है हमारा प्रॉफिट को और कॉस्ट को कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद द गोल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव आइदर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट पर यूनिट, या तो आप कॉस्ट पर यूनिट को कम कर दो, या बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो, ठीक है गाइस, दोनों को एक साथ ही, ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव मटेरियल, इससे हमारा कॉस्ट कम होता है। अब गाइस आप बोलोगे कि मैम कॉस्ट तो कम करना है, बट कैसे करें? तो देखो, आप इंप्रूव कर दो ना एफिशिएंसी को, सर्च करो अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स, आपको मिलेंगे पक्का से, और फिर अपनी कॉस्ट आप कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। रिसर्च स्टडी बाय PwC puts forward the 5 steps। गाइस आपके पास 5 स्टेप्स है जिससे आप कॉस्ट को कम कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको स्टार्ट विद स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर प्लान होना चाहिए कि हमको कैसे करके कम करना है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देन अलाइन द कॉस्ट टू स्ट्रेटेजी, हमको कॉस्ट को अलाइन करना है, ठीक है। जो बैड कॉस्ट होगी और जो गुड कॉस्ट होगी उसके हिसाब से अपन उसको बांटेंगे और उसके हिसाब से फिर सोचेंगे। एम हाई, मतलब हमको बोल्डली, ब्रेवली और क्रिएटिवली अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, इनोवेशन करते हुए गाइस अपना सामान को, अपने कॉस्ट
कॉस्ट को कम से कम करना है। सेट डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा गाइस, सो दैट हम लोग ऑप्टिमम तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को परफॉर्म कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उससे क्या होगा, अपनी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहेगी। आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और हमको ये नीचे में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। वाइटल वंस लिस्टेड अप, ये कुछ टेक्निक्स है जिससे अपन की कॉस्ट कम होती है गाइस, जैसे कि आप वैल्यू एनालिसिस कर सकते हो, बेंचमार्किंग, वर्क स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। एक जैसा ना, ये तीनों लिख देना। इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल एक जैसा लिख देना। फिर बीआरपी अभी पढ़े वो लिख देना, और वैल्यू एनालिसिस पढ़े वो लिख देना, और वर्क स्टडी लिख देना। सब लिखने की जरूरत नहीं है, एनी 5 लिख दोगे तो भी चलता है। मैं आपको लर्न करवा देती हूँ फट से। देखो गाइस, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है एक अटेम्प्ट जिससे अपन कॉस्ट को कम करते हैं। हम लोग परमानेंट और रियल टर्म्स में इसको कम करेंगे। जैसे ही हमारी कॉस्ट कम होती है ना, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे सबसे पहले, फिर अलाइन करेंगे कॉस्ट को, फिर अपने एम को हाई करते हुए अपना डायरेक्शन सेट करेंगे, और फिर क्रिएट ऐसा कल्चर करेंगे। ठीक है, सबके में आदत ही ऐसी बना देंगे कि वो प्रोडक्टिविटी से काम करे, अपनी जो भी वो बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिविटी से काम करे, और कम से कम वेस्टेज करे। ठीक है, और ये कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखें, मतलब ये कुछ टेक्निक से ये सब लगाए, यूज करें इसको। ठीक है गाइस, अब हम थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, थ्रूपुट अपन में ना एमसीक्यूज में बहुत बार पूछता है थ्रूपुट से रिलेटेड, और थ्रूपुट्स ना अपन प्रैक्टिकल टर्म्स में भी पढ़े हैं। तो देखते हैं थ्रूपुट कौन चिड़िया है। ठीक है, तो देखो गाइस, थ्रूपुट अकाउंटिंग जो होती है ना, उसमें अपन ना वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। बट गाइस, वेरिएबल कॉस्ट भी पूरा नहीं लेते, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेल्स माइनस मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स। गाइस, इसमें ना हम लोग बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग को कंसीडर करते हैं, और बाकी सब चीज़ को ना इग्नोर करते हुए। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट ही इनका मेन होता है। तो चलो गाइस, इसमें कंटेंट में क्या दिया वो देखते हैं। देखो, थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट बेस्ड ऑन थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब sales minus material and components cost. Sometimes it's referred to the super variable costing because only material cost is treated as variable. Guys, इसमें ना मटेरियल कॉस्ट को ही वेरिएबल मानते हैं अपन, तो जब सब भी सारे क्वेश्चन जो भी थ्रूपुट के रहते हैं ना, उसमें मटेरियल को ओनली वेरिएबल मानते हैं, और किसी को वेरिएबल मानते ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप ध्यान रखना कि थ्रूपुट में ना अक्सर ये बात रहती है, क्वेश्चन में भी आप देखने को मिलेगा कि मटेरियल ही ओनली वेरिएबल कॉस्ट होता है। थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक दैट परफॉर्म मेजर इन अ थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ये दुनिया जो कंस्ट्रेंट्स की ना उसमें डील करता है। ठीक है, और ये मैक्सिमाइज करता है हमारे प्रॉफिट को। ठीक है, इट सीक्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय कीपिंग व्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। गाइस, कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्शन करता है प्रोडक्ट का। ठीक है गाइस, और ये डिटरमाइन करता है हमारा ओवरराइडिंग गोल। ओवरराइडिंग मतलब पीछे छोटा वो गोल। ठीक है, और इनका मेन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट जो रहता है ना, उसको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या क्या दिया है इसका। थ्रूपुट इज द एक्सेस ऑफ वेरिएबल सेल्स वैल्यू ओवर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ मटेरियल होता है, देखना आप। The cost incurred only if a product is produced. In case of only direct material is considered as a total variable. देख लो गाइस, टोटल वेरिएबल इसको, टोटल वेरिएबल को सिर्फ ये वेरिएबल को ही मानता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को मानता है, क्योंकि लेबर को ये बोलता है कि ये वेरिएबल नहीं है करके, क्योंकि पीस रेट वर्कर अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं होते। गाइस, आपको यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि पीस रेट वेज आर पेड, अगर आपको क्वेश्चन में गाइस कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि सीएमए फाइनल है। ठीक है, तो आपको दे सकता है क्वेश्चन में कि थ्रूपुट अकाउंटिंग के सिस्टम के हिसाब से निकालो क्वेश्चन, और आपको बोलेगा कि ना पीस रेट वेजेस जो है ना वो हम लोग पे कर रहे हैं करके लेबर्स को। तो अपन को हमारे दिमाग में हमेशा से फिट है कि अपन मटेरियल लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, तो अपन इग्नोर कर देंगे। बट गाइस, प्लीज ध्यान देना कि पीस रेट वेजेस अगर वो होगा ना, तो उसको इंक्लूड कर लेना मटेरियल के साथ। ओके, और फिर सेल्स से माइनस करना। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो मैं आपको लिख के बताती हूँ। आप लिखना सेल्स माइनस मटेरियल माइनस लेबर, ओनली व्हेन इससे रिलेटेड होगा तो। ठीक है, ये वाला होगा तो लेना, अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो इसको भी मत लेना। आई होप गाइस आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी।
आगे बढ़ते हैं बॉटल नेक रिसोर्सेज। इट इज़ अ रिसोर्सेज विद इन अ कंपनी दैट लिमिट्स इट्स टोटल आउटपुट। गाइस ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ना हमको ही रोकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हमको रोकते हैं। काय के लिए रोकते हैं? बाहर नाइट आउट्स मारने के लिए, घूमने जाने के लिए, कहीं कहीं पे बाहर घूमो जाना है हमको तो मना कर देते हैं। लेट नाइट पार्टी में जाना तो मना कर देते हैं। तो वो बॉटल नेकिंग, मतलब वो क्या करते हैं, बॉटल नेक करते हैं, जैसे लिमिट करते हैं हमको कि नहीं बेटा यहाँ नहीं जाना है करके। मैं समझती हूँ हमारे भले के लिए करते हैं, बट ठीक है, एग्जाम्पल आया तो मैं दे दी, बुरा मत मान लेना आप कोई, बल्कि रिलेट करके बोलना यस मैम हमारे साथ भी यही होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ मशीन दैट कैन प्रोड्यूस ओनली अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ की कंपोनेंट। गाइस ऐसे भी हो सकता है ना कि अपन ना वो ये क्या करते हैं पता है, बॉटल नेकिंग वाले जो होते हैं ना वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ की कंपोनेंट बताते हैं, मतलब क्या कि ना लोग कुछ ही बनाते हैं बस, और उसी को बनाते हैं, उसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकते और उतना ही बनाएंगे। ठीक है, तो वैसा टाइप का होता है। जैसे कोई स्पेसिफिक मशीन है, वो मशीन सिर्फ वही कर सकता है जो वो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। एज ए ह्यूमन बीइंग तो जैसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वैसे मशीन तो नहीं कर सकती ना सब चीज़। वो तो जो कर सकती है वही करेगी। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। और किसी-किसी में तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स भी होता है। तो हमको इनको ओवरकम करने के लिए थ्रूपुट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो थ्रूपुट अकाउंटिंग टाइम्स पढ़ते हैं अब। थ्रूपुट टाइम इज़ अ एवरेज टाइम टू कन्वर्ट अ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। ये गाइस ये एवरेज टाइम होता है, इससे मटेरियल से फिनिश गुड्स बन जाता है और सीधा-सीधा कस्टमर के शिप हो जाता है उनके लिए, ठीक है? इसमें मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, पैकेजिंग सब आता है। ओके गाइस, आप ऐसे अगर क्वेश्चन लिख देगा ना कि सेलिंग मटेरियल खरीदा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको ऐड करना है। ओके? Throughput time ratio. It is a ratio of a time span adding a customer value to a product and services dividing the total cycle time. It is also known as ratio of work content to lead time. मतलब गाइस ये बोल रहा है कि ये रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड एडिंग, ये ना क्या करता है, रेशियो जो टाइम स्पेंड करता है अपन कस्टमर वैल्यू के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको डिवाइड करता है टोटल टाइम से। ओके, देन फिर थ्रूपुट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। So guys, with the exception of material costs, in short run, most factor costs, including the direct labor, are fixed. These fixed costs can be grouped together and called total fixed cost. Guys, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? मटेरियल को एक्सेप्शन दे दिए हैं और क्या कर रहे हैं, लेबर को ना इंक्लूड कर दे रहे फिक्स कॉस्ट में, और बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इन लोग तो होते ही होंगे करके। गाइस मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एग्जाम में क्या लिखना है, देन फिर अपन नेक्स्ट स्टडी नोट पे जाएंगे। गाइस थ्रूपुट अकाउंटिंग में जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसमें सेल्स माइनस मटेरियल होता है। इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को कंसीडर करते हैं, वही कंस्ट्रेंट होता है। इसमें अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे थ्रूपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बॉटलनेकिंग रिसोर्सेज, थ्रूपुट साइकिल, थ्रूपुट टाइम रेशियो और टोटल फिक्स कॉस्ट। आई होप गाइस आप इसमें एग्जाम में लिख पाएंगे। इसी के साथ गाइस हमारा ये स्टडी नोट कंप्लीट होता है। चलो गाइस हम ना स्टडी नोट नंबर 2 जो कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है उसका आज थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या थ्योरी है गाइस। इसमें अपन शॉर्ट नोट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेनली अपना 12 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है ना, वही देख रहे थे। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो गाइस देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अपन कंसीडर करते हैं, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल को करते हैं। फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ना अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, पीरियड कॉस्ट मानते हैं। ओके, कॉस्ट डाटा आर प्रेजेंटेड इन कन्वेंशनल पैटर्न, इसको कन्वेंशनल पैटर्न या ट्रेडिशनल पैटर्न बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये हाईलाइट करता है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, अपन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ना। चलो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये वो निकालता है और ये कन्वेंशनल पैटर्न से बनाता है। ये डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जो कि अफेक्ट करता है अपना यूनिट कॉस्ट को। ओके गाइस, बट ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है जो अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करता और ये अफेक्ट करता है। ओके, देन in case of absorption costing, as the production increases, the cost per unit reduces because the fixed cost is reduced. Guys देखो जैसे कि ना इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट ए बना रहे हो, ठीक है, तो जैसे आप इसकी यूनिट्स बढ़ाओगे ना तो इसकी कॉस्ट जो रहेगी ना, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी, बट जैसे कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों एडेड है ना, तो जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे इसकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी बढ़ेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि पर यूनिट वाइज उतना बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। बट गाइस जैसे आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करोगे ना, ये हमेशा सेम ही रहेगा इसका, क्योंकि ना गाइस पर यूनिट वाइज जो मार्जिनल जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है पर यूनिट वाइज,
वो सेम होती है। इसीलिए अपन वेरिएबल कॉस्ट के टर्म्स में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसकी पर यूनिट कॉस्ट तो बढ़ी ही करके, बट इसकी कम हो जाती है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। ओके गाइस, डिफरेंशियल कॉस्ट पढ़ते हैं। आप देखो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग का मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है गाइस, इसका मतलब होता है कि हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकाले कोई भी चीज़ को करने का। ठीक है गाइस, कोई भी काम करने का हमेशा एक रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता, अलग अलग वेज होते हैं। बस हमको देखने का नजरिया होना चाहिए। जैसे कि अपन अलग मेथड से प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन अलग मेथड से कर सकते हैं, बाय हम एक डिसीजन ले सकते हैं, टेक और रिफ्यूज एक्शन ले सकते हैं। तो गाइस इसमें ये बोल रहा है कि द चेंज इन कॉस्ट ड्यू अकर ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग और डिक्रीमेंटल कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, और उसको जब अपन डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट से, इंक्रीज्ड आउटपुट से डिक्रीज्ड आउटपुट से, तब उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल कॉस्टिंग। आई होप गाइस आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। मतलब जो भी कॉस्ट में चेंज आता है ना, ठीक है, वो चेंज किस वजह से आता है, चेंज इन एक्टिविटी की वजह से आता है, एक लेवल से लेके दूसरे लेवल पे। ठीक है, तो उसमें इंक्रीमेंटल भी आ सकता है, डिक्रीमेंटल भी आ सकता है। अगर डिक्रीमेंटल आएगा तो वो आउटपुट को लेना है, और अगर अगर इंक्रीमेंटल आएगा तो वो आउटपुट को लेना है, और फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है इंक्रीज्ड आउटपुट से। सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं अपन। द कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग प्रोवाइड अ यूजफुल मेथड फॉर एनालाइजिंग द मैनेजमेंट। गाइस मैनेजमेंट को एक यूजफुल मेथड देता है। जैसे अपन कोई भी काम, जैसा कि अभी अपन पढ़ते थे, इससे पहले तक वो कॉपी से पढ़ते थे। ठीक है, तो कोविड के आने के बाद हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स आए पढ़ने के। हम विजुअली पढ़ सकते हैं, गूगल मीट में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, और अपन ऑडियो से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पीडीएफ से आपको पढ़ा रही हूँ और आप तक ही मोड जा पा रहा है। ठीक है, कोविड से पहले तक अपन लोग कनेक्टेड भी फील नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक डिफरेंट टाइप का मेथड है। ठीक है, और ये मेथड है तो इसमें अलग टाइप की कॉस्ट भी लगती है। तो जो कॉस्ट पहले लग रही थी और जो कॉस्ट अब लग रही है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग। ओके, when the decisions are taken, differential costing worked out with the basic of alternative proposed and a great assistance। ठीक है गाइस, द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्टिंग इज सिंपल। ये सिंपल तरीके से निकल जाता है। इसमें ना अपन को डिफरेंस बताता है रिलेवेंट कॉस्टिंग से और उसके ऑल्टरनेटिव से। इससे दो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो होती है उसमें अपन क्या करते हैं, डिफरेंस देख पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइस हम लोग अब नेक्स्ट चालू करते हैं अपना रिलेवेंट कॉस्ट। तो देखो, रिलेवेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट अप्रोप्रिएटिंग टू एडिंग द मेकिंग ऑफ स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजंस। दिस आर estimated future costs that differ among alternatives. Similarly, relevant revenues and expected future revenue differ among alternatives. The two key of the relevance are the cost and the revenue must in future and must be differ among alternatives। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो रिलेवेंट कॉस्ट होती है ना, वो सिर्फ रिलेवेंट चीज़ों को देखती है, इररिलेवेंट चीज़ों को नहीं देखती। मतलब जो कॉस्ट लग चुकी है पास्ट में, वो चीज़ को नहीं लेती। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तो उसमें ऐसे दिया रहेगा कि फिक्स कॉस्ट हमारी लगी थी 1 लाख रुपए पिछले महीने में, फिर मैनेजमेंट चाहता है अगले साल उसको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये लगेगा, जिसमें वो फिक्स कॉस्ट यूज़ आ जाएगी। तो इसके कैलकुलेशन के लिए कृपया करके आप पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट को कंसीडर ना करें, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। वो लग चुकी है, जो चीज़ लग चुकी है वो वापस नहीं आ सकती, और वो वापस नहीं आ सकती तो वो हमारे डिसीजन में कोई भी अफ़ेक्ट नहीं करेगी। मतलब ऐसी कॉस्ट को लेना है जो हमारे डिसीजन को अफ़ेक्ट करे। इस डिसीजन से उस डिसीजन जा जाए, अल्टरनेटिव ए से अल्टरनेटिव बी में जा सके। अल्टरनेटिव ए में भी 1 लाख लग चुका था, अल्टरनेटिव बी में भी 1 लाख लग चुका था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है गाइस? इसीलिए आपको सिर्फ़ फ्यूचर में आकर होने वाली जो भी रेवेन्यू और कॉस्टेस है, बस उसको देखना है। और उन वो लोग मतलब ऐसी कॉस्ट होनी चाहिए जो दोनों में डिफरेंस हो। मतलब इसमें अगर लगी है और उसमें भी लगी है तो वो रिलेवेंट नहीं है, इसमें लगी है और उसमें नहीं लगी है तो वो रिलेवेंट है। आई होप गाइस आपको पूरा रिलेवेंट कॉस्टिंग का मैं क्रक्स समझा पाई हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख ले, जैसे संक कॉस्ट। अब पुरानी कोई संक कॉस्ट है, उसको क्या करोगे लेके यार, वो लग चुकी है, ऑलरेडी लग चुकी है। फिक्स कॉस्ट, दिस
If they change for decision at hand, the charged portion only become irrelevant. Guys, मैंने सबको फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल दिया था, जो लग चुकी है वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर वो चेंज करे कुछ आगे जाके तो वो रिलेवेंट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे नीड नॉट टू बी ओवरलुक्ड। द आउटसोर्स एट an activity when there are no idle capacity. An opportunity cost is a cost of an opportunity foregone by not using the limited resources in next best alternative. मतलब बोल रहा है कि इसका तो मतलब ही समझा दिया इसने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है, तो अपन इकोनॉमिक्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताने की क्या जरूरत थी। अब ये बताना चाहता है कि रिलेवेंट कॉस्ट होती है या नहीं होती है। तो बोल रहा है कि नीड नॉट टू बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड मतलब नजरअंदाज ना करना, तो बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज मत करना, मतलब ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। संक कॉस्ट देख लेते गाइस क्या होता है। रिलेवेंट कॉस्ट आप लिख लोगे ना, आई होप कि आप समझ गए होंगे, लिख लोगे, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लेना, एग्जाम्पल समझ आए तो 1-2 लिख देना, इट्स ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संक कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेर इनकर्ड इन अ पास्ट। समटाइम अकाउंटेंट यूज दिस टर्म संक कॉस्ट टू encompass committed cost as well as committed costs are the cost will occur in future but that cannot be changed. गाइस, कमिटेड कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट की तरह ही होती है, एक बार लग गई तो लग गई, कमिटमेंट दे दी तो दे दी, फिर तो वो किसी की नहीं सुनती, ठीक है। तो संक कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, पास्ट वाली कॉस्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंटेंट जो रहते हैं वो यूज करते हैं इसको। कमिटेड कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट अभी कभी चेंज नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, संक कॉस्ट एंड कमिटेड कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होती है कॉस्ट। एग्जाम में अगर रेलेवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन तो इसको मत ले लेना है, ठीक है, छोड़ देना है इसको, कोई भी डिसीजन में काम की नहीं, क्योंकि लग चुकी है। यार अब क्या करें। अब आप बोल रहे हो कि जैसे कि आप कोई सामान खरीद के लाए आपके पापा, ठीक है, उसके फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है, लाइक पापा क्या खरीद के लाए हो, पैसे बर्बाद हो गए। अब तो पैसे बर्बाद हो गए ना, अब क्यों ज्ञान दे रहा है, ठीक है। देना था तो पहले देना था, अब देने का कोई फायदा नहीं है, अब कोई रिलेवेंस ही नहीं उस बात का, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं उस बात का, ओके। आगे बढ़ते हैं। Experiments have been conducted that identify situation in which individual, including professional managers, incorporated sunk cost in their decisions. ज़्यादा से बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं sunk cost को अपने डिसीजन में इंक्लूड करके। One of the common example of a business in that management often continue to support the project that managers initiated long after an objective of examination of products seem to be indicate that the best course of action is amendment. A, a possible explanation that why management exhibit the this behavior is that there is a negative or a poor decision. Manager might prefer to attempt to make a project successful and then admit a mistake. पहले तो वो क्या करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं संकोच को इंक्लूड करके, देन वो उसको वो कंसीडर करते रहते लॉन्ग टर्म तक, और बाद में जब गलती हो जाती है और प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद बोलता है अरे गलती हो गई थी हमसे, तो मतलब क्या ही बोले हम। कितने तेजस्वी नहीं लोग पाए जाते हैं हमारे भारतवर्ष में, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ संक कॉस्ट यहीं पे खत्म होता है। आप एग्जाम में लिख पाएंगे मैं उम्मीद करती हूँ। चलो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें, ओके। संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इंकर्ड इन पास्ट, पहला पॉइंट ये लिख देना। दूसरा पॉइंट लिखना ये कमिटेड कॉस्ट होती है, कमिटेड कॉस्ट का मतलब लिख देना फिर बकवासी कॉस्ट होती है जो लग चुकी है, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट लिखना डिसीजन मेकिंग के लिए ये कोई रिलेवेंट नहीं होती, मतलब आफ्टर, मतलब जो पैसे जो लग चुकी है लगने के बाद वो कोई काम की नहीं होती, कोई रिलेवेंस नहीं होता है, ओके, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक डिसीजन तो कितना क्यूट होता है। इसमें क्या होता है पता है, हम खरीदे या हम बनाए, हम क्या करें हमको नहीं पता, ये तो सोचना है, ठीक है। तो देखो गाइस, जिसमें अपन को सस्ता पड़ रहा है वो खरीदो। अगर आपको बाहर से लाना सस्ता पड़ता है बाहर से लाओ, घर में बनाना सस्ता लगता है घर में बना लो। अब केक की बात ले लो, आप केक बनाना जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ठीक है, केक जब मैं अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में बनाती हूँ ना गाइस तो बहुत महंगा पड़ता है, बट क्या करें, उनको मेरे हाथ का ही केक पसंद है तो मुझे बनाना पड़ता है। बट मैं उसको खरीदूँ ना तो बहुत सस्ता पड़ता है, और सामान इतना सारा लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। बट ये वाला डिसीजन एज अ बिजनेसमैन अगर मैं लूँगी तो मैं कभी नहीं बनाऊँगी, हमेशा मुझे खरीद के ही लाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आखिर थ्योरी में, चलो देखते हैं। वेदर अ प्रोडक्ट a component of a product internally or a buy it from outside, marginal cost and opportunity cost approach are the adopted. गाइस बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अडॉप्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, तब जाके हम सोचेंगे हम खरीदे या हम बनाए, क्या करें क्या करूँ मैं, उड़ जाऊँ, ठीक है। तो देखो रिलेटिंग टू सप्लायर, सप्लायर से रिलेटेड हम क्या क्या सोचेंगे, क्वालिटी कैसा देगा यार, पैसे तो ठीक ले रहा है ना, हमेशा अवेलेबल रहेगा कि नहीं मार्केट पे, टाइम कितना लेगा यार लेने का,
अरे यार सप्लायर जो है वो ज़िंदा रहेगा ना, मतलब लॉन्ग रन में है ना इसका बिज़नेस रहेगा ना, तो ये सब हम सप्लायर के बारे में सोचते देन लेबर, यार ये लेबर को आता-जाता है कुछ बनाने? ऊलिये से तो नहीं लग रहा है। अच्छा लेबर के रिलेशंस कैसे हैं? अच्छा तो है ना? उसके बाद कितना लेगा? महँगा तो नहीं है? देन कैपेसिटी से रिलेटेड, मशीन कितने की पड़ेगी? कितनी कैपेसिटी रहेगी इसकी? आगे जाके बढ़ पाएगा कैपेसिटी, मतलब एक्सपेंशन वगैरह हो जाएगा? किस तरीके से बनाती है मशीन? अरे, अरे, अरे! खराब तो नहीं हो जाएगी कहीं? टेक्निकल ऑब्सोलेंस तो नहीं आ जाएगा? देन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर क्या है? सीज़नल डिमांड, प्राइस स्टेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फिर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ अ कॉस्ट टू मेक एंड कॉस्ट टू बाय। ठीक है गाइस, आई होप मेरे बताने के स्टाइल से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है हमको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग को चलाना है कि आप खरीदने जाओगे और बनाने जाओगे तो क्या क्या सोचोगे, जो जो सोचोगे वो लिख देना बस, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, बनाने की कॉस्ट में क्या-क्या इंक्लूड करोगे ये तो देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट बनाने में क्या लग रहा है, ठीक है? फिर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, इसको बनाने में क्या लग रहा है भाई? देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके लिए मैंने क्या-क्या छोड़ा है? क्या-क्या छोड़ा है? मैंने रातों की नींद छोड़ी है, मैंने अपना खाना छोड़ा है। ये सब तो नहीं करना है भाई, ठीक है चलो। बाइंग कॉस्ट देखते हैं क्या होता है। देखो डायरेक्ट खरीद के लाए तो जो जितना रुपए का खरीद के लाए वो लेना। उससे रिलेटेड उसको लाने के लिए अपन को कमीशन देना पड़ा होगा, ऑटो रिक्शा का खर्चा लगा होगा, ठीक है? उसको लेने के लिए हमने बनाना छोड़ दिया भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके? आई होप गाइस आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए होंगे और आप कंसीडर करके सही डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में भी। गाइस अब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। गाइस इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो देखते हैं कि अपन कितनी थ्योरी अटेंड कर पाते हैं। मतलब शॉर्ट नोट टाइप से इसमें गिवन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बस है, तो मैं सिलेक्टिव स्टडी कराऊंगी। ओके, तो चलो देखते हैं कौन कौन सा शॉर्ट नोट है इसमें, मतलब स्टडी करने अपन को। देखो गाइस, एडवांटेज पूछ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो गाइस अपन एनी 5 कर लेते हैं क्योंकि अपन शॉर्ट नोट के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। द एडवांटेज डराइव फ्रॉम द सिस्टम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर स्टेटेड। गाइस ये ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो रहती है ना वो इंक्रीज करती है अपनी ऑल राउंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, ये इंक्रीज करती है अपनी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, at every stage of setting the standard, waste of time and material is eliminated. This assists a managerial planning for efficient operation. Guys इसके ना हर हर स्टेज पे ना जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं पता है, मतलब उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट होने से, मटेरियल वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशन में हेल्प करता है। तो ये 2 पॉइंट हमने लर्न किया। तीसरा ये करेंगे कि जो कॉस्ट प्रोसीजर रहती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है। कॉस्ट प्रोसीजर जो होती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है ना वो प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। इट हेल्प इन बजटरी कंट्रोल्स, जो बजटरी कंट्रोल में हमको मदद करती है। ये प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जो बजटिंग कंट्रोल्स में मदद करती है। फिर व्हेन कॉन्स्टेंटली रिव्यूड, जैसे हम इसको कॉन्स्टेंट रिव्यू करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर एफिशिएंट कॉस्ट रिडक्शन, ये हमको कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करती है। ओके गाइस, इसी के साथ 5 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। एक आखिरी पॉइंट और उसके लिए कर लेते हैं बैकअप के लिए, अगर याद नहीं आया तो। ठीक है, तो देखो कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो हेल्प करती है हमको कि हम अपने प्लान्स को, अपनी कैपेसिटी को, अपने करंट असेट्स, अपने वर्किंग कैपिटल को, सबको ऑप्टिमम यूज़ करें। तो आप इसको बोल सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है गाइस, तो मैंने 6 पॉइंट करवा दिया आपको। एनी 5 याद करके रखना ही है एनी हाउ, और अपन को एग्जाम में अच्छे से लिखना है। तो एक बार याद कर लेते हैं। देखो जो सिस्टम होता है वो इंक्रीज करता है ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। हर स्टेजेस जो रहते हैं वो हमको वेस्ट टाइम और मटेरियल करने से बचाते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करती है, बजटरी कंट्रोल करने में हेल्प करती है और ऑप्टिमाइज करती है हमारे रिसोर्सेज को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस पूछ रहा है बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कंट्रोल में। गाइस अगर एग्जाम में नहीं भी आता तो कॉमन सेंस के लिए हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। बजटरी कंट्रोल जो होता है ना वो प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है गाइस। ठीक है, अज्यूम दैट द कॉस्ट आर कंट्रोल अलोंग विद अ डिफाइंड लाइन ऑफ सुपरविजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एम टू मैनेजरली कंट्रोल बाय कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्री डिटरमाइंड यार्डस्टिक्स, मतलब स्टैंडर्ड्स। ओके, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, setting up of targets or standards, measure a performance comparison actual and target, and analyze the reporting of variance are common for both.
गाइस इसमें ये दोनों बोथ होता है, किसमें किसमें, स्टैंडर्ड्स में और बजट्स में क्या क्या कॉमन है कि कंपैरिजन करते परफॉर्मेंस का एक्चुअल के साथ। ओके गाइस, बोथ टेक्निक जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है अपनी अपनी फील्ड पे। ओके गाइस, बट कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और जो बजट कॉस्टिंग है ना, वो दोनों एक जैसी ही सिमिलर थिंग है, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। ठीक है, इसका सिमिलैरिटी बता रहा है देखो कि डिस्पाइट ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी को हटाने के बाद भी जो दोनों सिस्टम है वो वेरी करते हैं, मतलब कुछ इनमें डिफरेंसेस है। जैसे कि क्या क्या डिफरेंस है, देखो पहला है कि जो बजटी कंट्रोल है ना वो ऑपरेट होता है इवन इफ कहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना हो। मतलब बजटी कंट्रोल खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो चल सकता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं होगा तो भी से। ठीक है गाइस, उसके बाद वाइल स्टैंडर्ड इज यूनिट कॉन्सेप्ट, बजट इज टोटल कॉन्सेप्ट। ये ना यूनिट वाइज होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स इतना है, स्टैंडर्ड आवर्स इतना है, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड वो, बट बजट इतना यूनिट है, ये सब तो नहीं होता ना, बजट टोटल में होता है कि टोटल इतना अमाउंट का बजट है और इतना अमाउंट है करके। ठीक है, तो बजट इज टोटल कॉन्सेप्ट होता है। फिर बजट आर सीलिंग, बजट जो होता है वो सीलिंग और लिमिट्स होते हैं एक्सपेंसेस की, जिससे ज़्यादा अबव एक्सपेंडिचर्स नहीं होना चाहिए नॉर्मली भी। ठीक है, नॉर्मली भी नहीं होना चाहिए। इफ डज द प्लान प्रॉफिट, अगर फिर भी अगर हो जाता है तो फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। बट जो स्टैंडर्ड्स है ना वो मिनिमम टारगेट है, कम से कम इतना तो आपको अचीव करना ही है टू अटेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वाला डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जो बजट रहता है ना वो एक सीलिंग या लिमिट सेट करता है एक्सपेंसेस की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट फिर भी अगर अपन उसके बियॉन्ड जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट जो स्टैंडर्ड होता है वो एक मिनिमम यूनिट्स बताता है कि कम से कम आपको ये टारगेट अचीव करना ही है, मिनिमम टारगेट बताता है ये जो हमको अटेन करना ही है, अपना परफॉर्मेंस सब जाके एफिशिएंट और एफिशिएंट होगा। ओके, फिर जो बजट है वो कंप्लीट होता है, complete as much framed for all activity and functional for all concern such as production, purchase, selling, distribution, R&D, capital utilization, etc. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो रहती है वो मेनली रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहती है, उसको ज़्यादा मतलब चीज़ों से नहीं रहता, वो ज़्यादा से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में रहती है। बट जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहती है उसको दुनिया जहान का मतलब रहता है, वो सब जगह जाएगी, डेवलपमेंट में जाएगी, कैपिटल यूटिलाइजेशन में जाएगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, परचेस में जाएगी, प्रोडक्शन में जाएगी, सब जगह जाएगी। ठीक है गाइस, तो ना बजट तो जो मम्मा जैसा लगता है, मम्मा जैसे सब चीज़ करती, मम्मा खाना भी बनाती, मम्मा शॉपिंग भी करती, मम्मा ध्यान भी रखती हमारा। ठीक है, फिर मम्मा वर्किंग भी होती है, फिर मम्मा सब कुछ करती है। मेरे को तो सब कुछ ही लगती है मम्मा। ठीक है, तो बजट जो है ना वो मम्मा जैसे है कि हमको क्या करना है, हर जगह ये मम्मा की तरह सब जगह रहता है, सब जगह मम्मा सारे काम कर सकती है, वैसे बजट भी सारा काम कर सकता है। बट जो स्टैंडर्ड होता है वो पापा की तरह होता है। पापा की तरह कैसा होता है कि जो स्टैंडर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो करता है जैसे कि मतलब मेनली जो अर्निंग सोर्स रहता है वो पापा रहते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो रहेगा ना वो मेनली अर्निंग सोर्स एक कंपनी का क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग। तो वो अर्निंग सोर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसलिए स्टैंडर्ड वो होता है। गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ लर्न करने के पर्पज से बता रही हूँ, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब मोर इंसेंटिव एनालिसिस फॉर वेरिएंस फॉर स्टैंडर्ड इज नेसेसरी देन अ वेरिएंस इन बजटरी। इस बजट में ज़्यादा वेरिएंस में ध्यान नहीं देते, बट स्टैंडर्ड तो खुद ही सब कुछ वेरिएंस निकालने का ही तो कार्यक्रम रहता है। तो ये पॉइंट अपन को वहीं लर्न हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मैंने आपको लर्न करा दिया, ये वाला तो कॉमन सेंस से लिख देना, यूनिट ओरिएंटेड रहता है, कॉमन सेंस से लिख देना। और ये वाला याद कर लो कि जो बजटरी रहता है वो ऑपरेट करते हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं भी रहता है। जैसे कि मम्मा तो घर पे काम करती है, चाहे पापा ऑफिस जाए, चाहे पापा बिजनेस करने जाए या ना जाए। ठीक है, मम्मा को खाना बनाना है तो बनाएगी। तो ये पॉइंट उससे फिर से रिलेट हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट देखते हैं, बजट आर इंडेसेस अदरेंस टू गिव अ मिनिमम। गाइस रहने दो ये वाला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं अपन। जितना मैंने आपको लर्न करवाया उतना मोर देन सफिशिएंट है। ओके, ये वाला पॉइंट बकवास था, कोई काम का नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत है, डिफरेंस पूछा चुपचाप से डिफरेंस लिख देना, एनी 4 या 5 जो भी याद होगा उसके हिसाब से लिख देना। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड गाइस, ये पूछेगा क्वेश्चन, ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछता एग्जाम में, सबका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पूछ दिया तो क्या बताओगे, तो देखते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग दैट कैन बी अप्लाई टू इंडस्ट्री। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो होती है ना एक टेक्निक होती है जो कि इंडस्ट्री पे अप्लाई होती है। दिस में बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं ना वो ये वाले प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को यूज करते हैं।
under the same management or a common understanding between the member and associates. मेन फीचर्स क्या है इसके कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो रहती है ना अक्रॉस द इंडस्ट्री चलती है, और जो इसकी रिपोर्ट रहती है वो जनरली कंपैरिजन करने के लिए रहती है guys। जैसे ये आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पूल ठीक रहेगी, ठीक है। ये आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे, ये मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपकी वो है, आपकी फैक्ट्री है, यहाँ पे और किसी की, यहाँ पे और किसी की, यहाँ पे और किसी की, यहाँ पे और किसी की। तो सबकी रिपोर्ट को जब अपन कंपेयर करेंगे ना, तो फिर उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करना। इसमें अपन कंपेयर कर सकते हैं, ऐसी कॉस्टिंग कराता है ये कि इसमें कंपेरेबल हो जाए सबकी यूनिट्स। ओके, चलो, तो क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग दैट अप्लाई टू इंडस्ट्री। ओके, देन क्या लिखोगे? एप्लीकेशन ऑफ सेम कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑल ओवर द इंडस्ट्री। सब जगह सेम 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 लगेगी। ओके, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री लगती है। अक्रॉस द इंडस्ट्री मतलब आपकी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, आपकी तो क्या है, आपकी फैक्ट्री है, आप अपने आप को फैक्ट्री समझो। राइस की फैक्ट्री हो सकती है, वीट की हो सकती है, बिस्किट की हो सकती है, कुछ भी मान लो, जो पसंद है उसकी फैक्ट्री मान लो। और इंडस्ट्री मतलब क्या समझ लो, देखो मैं आपको ना एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ये आपकी फैक्ट्री बिस्किट बनाने की, आप कौन सी कंपनी बनना चाहोगे? मैरी रुको, ब्रिटानिया बन जाओ, ठीक है। ये ब्रिटानिया कंपनी है आपकी, यहाँ पे नेस्ले है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, कौन सी बिस्किट्स आती है यार, कुछ भी बनाना, कैडबरी की बिस्किट आती है मान लो, जस्ट मान लो ना क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी मान लो, ये सब इंडस्ट्रीज है, सॉरी ये सब फैक्ट्रीज है, और ये पूरी इंडस्ट्री है, ये एज अ होल इंडस्ट्री। तो गाइज इसमें इसमें सारे में जो एक जैसा कॉस्टिंग सिस्टम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, क्योंकि सब में सेम लग रहा है। situation situation for implementation of uniform costing. The success of uniform costing will depend upon there should be a free exchange of idea। guys free exchange of idea methods रहेगा तब तो चेंज कंपेयर करो ना। गाइस सोचो कि आपको आपकी बहन से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट एग्जाम्पल की तरह समझ लो, ठीक है। तो कौन कंपेयर कर सकता है? जो आप दोनों को साथ में खड़े होके देखेगा, ओके, जो आप दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करेगा, नोटिस करेगा, वही तो कर सकता है ना। अदरवाइज कोई सिर्फ चलते फिरते फोन पे तो नहीं कर सकता, जो आपको आपकी बहन को देखा ही नहीं और बोलेगा अरे तू तो अपनी बहन की जैसे दिखती है। कैसे मान लिया भाई, देखा है मेरी बहन को कैसे दिखती है वो, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो क्या बोल रही हूँ मैं कि हमारे पास आइडिया होना चाहिए एक, दोनों को देख के, और एक जैसे कि अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में मेथड देखना पड़ेगा ना कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सा मेथड फॉलो करती है। तो सेम मेथड के लिए सेम आइडिया, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए यार, मैं उसको बताऊंगी मेरा मेथड तो वो क्या करे, मतलब ट्रस्ट में होना चाहिए यार एक, ठीक है। cooperation and policy to give take among the participant members, ठीक है। the bigger unit should be ready to pass information। जो बड़ा यूनिट रहता है ना गाइस, उसका बड़ा दिल होना चाहिए, ठीक है, कि वो रेडी हो जाए अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन एनहांस R&D नो हाउ वगैरह वगैरह टू स्मॉल यूनिट्स। ओके, जो बड़ा है उसका बड़ा दिल होना चाहिए, ये मान लेंगे हम, ठीक है। देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। गाइस आप सोचो ना, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सब जगह सेम टाइप की कॉस्टिंग लगाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? अगर आपको केक बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए, घी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और क्या चाहिए? शुगर चाहिए, और क्या चाहिए? जो मन हो रहा है वो सब डाल लो। तो वो सब चाहिए ना आपको, तब तो जाके केक बनेगा। वैसे ही अगर आपको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगानी है तो क्या चाहिए? दिमाग लगाओ ना, आइडिया चाहिए, दोनों कंपनी के बारे में, दोनों का मेथड चाहिए, दोनों के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जो बड़ा रहेगा उसका बड़ा दिल रहेगा, तो वो छोटे वाले को क्या देगा? आइडिया देगा, इम्प्रूवमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए, एनहांसमेंट R&D के लिए। फिर जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो कैसे, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी चीजें तो कैसे पता चलेगा, कैसे एक जैसे करेंगे, ठीक है। आई होप गाइस मेरे चिल्लाने का कुछ फायदा हुआ होगा और आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से सेट हो गया होगा। ठीक है गाइस, अब अपन डिस्कस करते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन जो वो एक टेक्निक होती है जिसमें अपन इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, सिमिलर नेचर ऑफ फर्म के साथ। ऐसे नहीं कि आप जूता बनाने वाली कंपनी, आप साड़ी बनाने वाली कंपनी से कंपैरिजन करो, और यार इसकी सेल कितनी ज़्यादा हो रही है यार, मेरी नहीं हो रही है। अरे भाई तुम जूता बनाते हो, वो साड़ी बना रही है, तो फ़र्क तो रहेगा ही, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो इसीलिए आपको अपने अपने आस-पास के लोगों से कंपैरिजन करना है, ऐसे किसी से नहीं करना है। अगर एक सीए कर रहा है, एक सीएमए कर रहा है, तो सीए और सीएमए का कंपैरिजन नहीं हो सकता। सम सीएमए का कंपैरिजन सिर्फ सीएमए से होना चाहिए, वो भी सीएमए फाउंडेशन से नहीं,
सीएमए इंटर के साथ होना चाहिए, और वो भी इंटर का बोथ ग्रुप के साथ नहीं, सिंगल ग्रुप वाले के साथ सिंगल ग्रुप वाले का होना चाहिए। इतना दिमाग तो होता ही नहीं लोगों के पास, कर देते हैं मुँह उठा के बीकॉम के साथ कंपैरिजन हमारा दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है गाइस, तो अपन को तो दिमाग लगाना है क्योंकि हम तो इंटेलिजेंट है, लोग हो गए बेवकूफ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इंटर फर्म कंपैरिजन में एक जैसे नेचर के फर्म को खोजना, उसके बाद ही कंपेयर करना, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट हमेशा बेकार आएगा और तुम हमेशा दुखी रहोगे। या फिर अगर समझ लो खुश भी हो गए तो वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। इसीलिए सही कंपैरिजन करोगे तो नेचर वाइज सेम करना, इंडस्ट्री वाइज सेम करना। आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सेल्स, कॉस्ट, ब्रेकअप्स ऑफ प्राइस, प्रॉफिट्स। ओके गाइस, देन द बेसिक पर्पस क्या है इसका कि फाइंड करेगी इम्प्रूवमेंट, ओके, उनकी वीकनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो चलो गाइस, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, JIT मतलब जस्ट इन टाइम, और ERP। तो गाइस इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया तो गाइस प्लीज 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 कर लीजिए। इससे 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि एक्सट्रीमली ईजी रहते हैं। सिर्फ स्टडी मैट करके जाइए, आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आपसे। ठीक है, एकदम ये तो केक वॉक है। मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल से डर लगता है, आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया अच्छे से, आप सोच रहे हैं कि क्या करूँ, थ्योरी करके बस चले जाओ क्या, तो गाइस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, ईजी आता है। चलो गाइस थ्योरी की तरफ चलते हैं अब अपन। थ्योरी से मैंने सोचा था कि शॉर्ट नोट करेंगे, बट इसमें शॉर्ट नोट नहीं दिया है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ही अपन शॉर्ट नोट बना देंगे 4 to 5 मार्क्स के लिए। इसमें जितनी थ्योरी दी जाएगी उसका मैं आपको 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना के रेडी करवा दूंगी। ओके गाइस, तो चलो देखते कि क्या है। जस्ट इन टाइम इज डिमांड पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये पहला पॉइंट है जिसको पक्का सा आपको लिखना है अगर JTI की थ्योरी आई तो। क्या लिखोगे कि ये एक डिमांड पुल सिस्टम है। ठीक है गाइस, डिमांड पुल का क्या मतलब है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये सिस्टम का अपन का काम ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डिमांड है। ओके, वेर इन एक्चुअल ऑर्डर प्रोवाइड अ सिग्नल फॉर व्हेन अ प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर, मतलब ये ऑर्डर बेस्ड है। मतलब ये ना, इसको आप ना जस्ट इन टाइम को ना ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ो, ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग। क्यों बोल रही हूँ मैं ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग गाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही ऑर्डर देते हैं ना वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे ऑर्डर दोगे वैसे मैन्युफैक्चरिंग। इसका एकदम अच्छा एग्जांपल तो आपका रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप ऑर्डर देते हो, उसके बाद वो खाना बनाता है, फिर आपको देता है, फिर आप खाते हो। तो आपका ऑर्डर आया इसलिए खाना बना, खाना बना था इसलिए ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, फिर डिमांड पुल अनेबल द फर्म टू प्रोड्यूस ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये वाली सब्जी खानी है तो वही वाली सब्जी ला के देगा ना आपको, क्योंकि वो आपके लिए कस्टमाइज बना रहा है, वो आपके लिए बनाएगा। जैसे फैशन डिजाइनर्स होते हैं, वो लोग जो ड्रेस रखते हैं सैंपल में वो आपको दिखा देंगे इसमें से मैम आपको कौन सा पसंद है, उसके बाद आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उतने दिन में वो ड्रेस बना के देंगे। तो वो आपके लिए बना रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, तो वो चीज कैसी होगी, डिमांड पुल। जैसी डिमांड रहेगी वैसे वो बनेगा। ओके गाइस, इट करेक्ट द क्वालिटी एंड करेक्ट द टाइम, मतलब अब आपको जो चाहिए आपको वो बना के देगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए रहेगा, क्वांटिटी और टाइम चाहिए रहेगा। ठीक है, इट नीड द स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड कैप्ट मिनिमम। इसमें अपन सब चीज को मिनिमम रखते हैं क्योंकि गाइस अपन को पता ही है कि जब ऑर्डर आएगा तब चाहिए रहेगा तब मंगा लेंगे। मतलब ये अगर अपन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पे क्या होता है कि जब भी अपन को कुछ प्रोडक्शन करना होता है ना डिमांड के हिसाब से, तब अपन रॉ मटेरियल मंगाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल को स्टोर करना ना इतना आसान नहीं होता, जैसे कि अपना है नहीं ना, तो अपन को समझता नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे, सो दैट आप प्रैक्टिकली समझोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, ये है आपकी फैक्ट्री, मान लेना। ठीक है, मेरी ड्राइंग वैसे तो अच्छी है बट पता नहीं पढ़ाते समय क्यों नहीं अच्छी आती है। देखो ये इंडस्ट्री मान लो आपकी, यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स का सेंटर है, समझ लो फिनिश गुड्स का पूरा। ठीक है गाइस, अब आपको ना रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो देखो रॉ मटेरियल को ना पहले सबसे पहले ना ये रॉ मटेरियल वाली की दुकान है, यहाँ से अगर आप ऑर्डर करोगे ना तो ये ट्रक से आपका सामान आएगा, तो ये ट्रक वाला अपना पैसा लेगा, फोकट में तो नहीं देगा, ट्रक वाला पैसा लिया, ये वाला इंसान जो था वो पैसे लिया सामान देने का,
इसमें कभी-कभी इंश्योरेंस कराना पड़ता है तो उसका डबल खर्चा। फिर ये सामान को आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में रखोगे तो ये स्टोर करोगे, स्टोर इसका अलग खर्चा। इसको देख-रेख करने के लिए 2-3 लोगों को रखोगे, उनका सैलरी, उसका अलग खर्चा, ठीक है? उसके बाद जाके आप अपना प्रोडक्शन करोगे और देन फिर फिनिश गुड्स बनेगा। तो ये इतने सारे खर्चे को बचाने के लिए हमारा जस्ट इन टाइम प्रोसेस आया है। जस्ट इन टाइम क्या करता है? जस्ट इन टाइम यहाँ से हमारे को डिमांड आया, यहाँ पे डिमांड है कि हमको 10 यूनिट चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा 10 यूनिट चाहिए, तो ये क्या करेगा, सीधा बोलेगा 10 यूनिट दो। जैसे ही 10 यूनिट आएगा तुरंत प्रोडक्शन में जाएगा। तो खर्चा किसका किसका लगेगा, 10 यूनिट का यहाँ का खर्चा, 10 यूनिट का यहाँ का खर्चा, और सीधा प्रोडक्शन हुआ और सीधा फिनिश गुड्स हुआ। यहाँ का पूरा खर्चा एक्स्ट्रा वाला बच गया हमारा। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे कि ये नॉर्मल से कैसा अलग है। तो अपन एग्जाम ओरिएंटेड अब याद कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो अपन ये एक पॉइंट याद कर लेते हैं यहाँ तक। ये भी अच्छा पॉइंट है, एक्चुअल सिग्नल देता है हमको कि क्या बनाना है। उसके बाद फिर डिमांड पुल अनेबल द फर्म टू प्रोड्यूस ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड एट व्हाट टाइम एंड व्हाट क्वांटिटी। ये भी अच्छा पॉइंट है यार, सभी अच्छे पॉइंट लग रहे हैं मुझे तो। इट मींस मिनिमम रखना पड़ता है स्टॉक लेवल को। ठीक है गाइस, आप इसको ना ऐसे स्टोरी की तरह याद कर लो, तो फिर आपको पूरा पॉइंट लिखते बनेगा एग्जाम में। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ केयरफुली प्लान शेड्यूल, केयरफुली करना पड़ता है प्लान। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यूजेज द क्वांटिफाइड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उन लोग। ठीक है, प्लान करने के लिए हर टाइम। ऑर्डरिंग करने के समय गाइस ऑर्डर करना पड़ता है ना, फिर ऑर्डर करके फिर क्या करना पड़ता है, कैरिंग कॉस्ट लगती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है। ये तो अपन बचपन द इंटर पे पढ़े ही थे। ठीक है गाइस, तो वो सबको सेव करने के लिए सब करते हैं। इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसका एडवांटेज ये कि इससे हमारा जो स्टॉक रहता है, स्टॉक कॉस्ट बेयर मिनिमम लगता है, जो मैंने आपको बताया। मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है। टेक्निक जो रहती है उससे अपन एसेंशियल स्टॉक्स बस रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसमें वर्किंग कैपिटल कम लगता है, लेस वर्किंग कैपिटल। ओके गाइस, देन अपन को ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं, तो अपन को तो शॉर्ट नोट लिखना है, तो 3 पॉइंट यहाँ से लिख देना और 2 पॉइंट का ये लिख देना, जो ये 4 लाइन स्टार्टिंग की अच्छी अच्छी थी, हो जाएगा गाइस। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट होता है लिख देना, और ओवर प्रोडक्शन एलिमिनेट होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ईआरपी पे है, पढ़ लेते हैं क्या होता है ईआरपी, कौन चाहिए हो तुम भाई। चलो देखते हैं। It an industry, this is a sensitive to dynamic market forces, cost influence, and manufacturing responsiveness. There is a many benefit to gain from investing in ERP. ERP application have shifted the focus of assisting after the fact monitor to real time analysis, control and forecasting, and from facilitating standardization, economy to sale, and cost reduction in product. It enable the fast, flexible, accurate response and customization. जो ईआरपी होता है ना, वो क्या करता है पता है, एक मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्स देता है अपन को, और इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। जो ईआरपी एक एप्लीकेशन होता है, सबसे पहली बात तो ये एक एप्लीकेशन है, मतलब एक ऐप है, इट्स एन ऐप। ओके गाइस, वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा आपको ना। इकोनॉमी टू स्केल का मतलब होता है सस्ता सामान दिलवाना, जब अपन ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो कॉस्ट अपना प्रोडक्शन होगी उससे। ठीक है, फास्ट, फ्लेक्सिबल और एक्यूरेट और कस्टमाइज चीज़ें को बताना, वो भी रियल टाइम बेसिस पे फोरकास्ट करना। तो ये सब ये ऐप करता है। मतलब आप बेसिकली इसको एक ऐप मान लो, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वैसे टाइप का ये एक ऐप है। इसके ऐप के ही फीचर्स पढ़ रहे टाइप का पढ़ लो, तो आपको याद रहेगा। ठीक है गाइस, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है कि ईआरपी पैकेज पे क्या क्या आता है। पहले प्रोडक्ट कॉस्ट, इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगती है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट करेक्टली। जब आप ईआरपी लगा लो अपने इंडस्ट्री में, तो क्या करेगा, आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, ईआरपी जो रहेगा वो सपोर्ट करता है एडवांस कॉस्टिंग सिस्टम को, जो इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तीनों को इंक्लूड करता है ये एक साथ। ठीक है, एडिशनली ये क्या करता है, सारे कॉस्ट और इन्फॉर्मेशन को फुली इंटीग्रेट करता है फाइनेंस और अकाउंट्स के साथ। ठीक है गाइस, क्योंकि ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसलिए इतना सब कुछ कर पा रहा है, नहीं तो ह्यूमन बीइंग कहाँ कर पाते हैं। ठीक है, दिस प्रोवाइड द कंपनी टू एसेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ठीक है गाइस, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में काम आता है।
पहला तो ये फ़ायदा करता है प्रोडक्ट को लेके, आपका इन्वेंटरी को लेके फ़ायदेमंद है। कैसे? ये क्या करता है, मल्टीनेशनल, मल्टी कंपनी और मल्टी साइज़ के मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में काम आता है। ठीक है, इसमें अपन प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सिंगल यूनिट को एडवांस फंक्शनिंग तक, और वेयर हाउसिंग में कैसे मैनेज करना है, ये सब भी सिखाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी पे हेल्प करता है। ठीक है गाइस, फ्लेक्सिबल, राइट टाइम एट राइट कस्टमर पहुंचाता है, राइट डिलीवरी एट राइट टाइम। ठीक है, ई कॉमर्स में हेल्प करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम, आफ्टर सेल सर्विस, क्विक रिस्पॉन्स, सब कुछ ही करता है क्या यार? मान लो सब कुछ करता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अपन। बेंचमार्किंग क्या होता है गाइस? बहुत प्यारा वर्ड है बेंचमार्किंग, सो क्यूट। बेंचमार्किंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। बाहर वालों की बात सुन के अपने जिंदगी में तहलका मचाने को बेंचमार्किंग कहते हैं। हिंदी में अनुवाद किया मैंने जो लिखा था। चलो, द बेंचमार्किंग प्रैक्टिस जो रहती है ना, इसमें अपन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के कारण अपना टारगेट सेट करते हैं। जैसे बोल दिया, जैसे कोई बोल दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस, प्लीज प्लीज एग्जाम्पल की तरह लेना। देखो, जैसे 4 आंटी खड़ी थी, है ना? उसमें से 2 आंटीज़ लाइक, हाँ, हाँ, शर्मा जी की बेटी देख रहे हो सीए कर रही है, और वर्मा जी का लड़का कुछ करता ही नहीं है, खाली-पीली बैठे रहता है। 12वीं पास हो गया, 2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, बोलता है, करता ना धरता कुछ भी। तो उस दिन शर्मा जी का लड़का गुज़र रहा था तो सुन लिया, उसका हो गया ईगो हर्ट। अब वो करेगा सीए, करना तो उसको सीए है हीच, करना है हीच, तो वो क्या कर रहा है? अपने जीवन का टारगेट सेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आंटी लोग को तकलीफ हो रही है। उसकी उन आंटी लोग की खुशी के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उसको क्या कर रहा है अपनी लाइफ में? इंग्लिश में बेंचमार्किंग। आई होप गाइस आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे बेंचमार्किंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करते हैं। Benchmarking is continuous process of enlisting the best practice in a world for the process of goals and objective leading of world class level of achievements. Guys, इसमें आपको वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट्स मिलेंगे। जैसे कि वो शर्मा जी के लड़के को, मतलब वर्मा जी का लड़का, वॉट एवर जो भी था, ठीक है, तो वो जो था, अभी तक तो कुछ कर नहीं रहा था बेचारा, बट अब वो कर रहा है, तो वो एक अच्छा खासा कोर्स कर रहा है। ठीक है, तो जो कोर्स कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी संवार देगा। बेंचमार्किंग भी वही करता है। ठीक है, देखो बेंचमार्किंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बेस्ट प्रैक्टिस लगाता है, आपके गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प करता है। वर्ल्ड क्लास गाइस, वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट देता है, क्या ही बोलूँ बस मैं अब। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग कर सकते हो गाइस, कैसे करोगे आप? इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स राइवल प्रोडक्ट, टीयर डाउन टू फाइंड आउट हाउ द फीचर। गाइस पता है क्या करते हैं लोग? लाएगा अपने कंप्यूटर का सामान खरीद के लाते हैं। समझ लो साबुन, साबुन बनाते हो आप लोग, ठीक है, साबुन बनाते हो, साबुन खरीद के लाए, फिर मस्त से लगा के देखेंगे खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ रही है, इसमें क्या क्या डाला होगा खुशबू के लिए? वो सोचेगा, फिर अपने में डालेगा, फिर देखेगा साइज क्या है, प्राइस क्या है, ग्राम्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट को कंपेयर करते हुए डिजाइन करेगा। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। Then competitive benchmarking. It is a move beyond the product oriented comparison to include the comparison of process to those competitor, and this type of study includes the marketing, finance and R&D. गाइस अब तो ये बहुत ज्यादा पागल हो चुका है। पहले तो ये दो साबुन को कंपेयर करके मतलब प्रोडक्ट कंपेयर करते थे, अब क्या कॉम्पिटिटिव चेक कर रहा है। मतलब ये क्या चेक कर रहा है? प्रोडक्ट से ऊपर उठ गया, मतलब प्रोसेस पे। आखिर ये साबुन बनाता तो बनाता कैसे? तो वो जो प्रोसेस, जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन, जो फाइनेंस, जो आर-एन-डी, जो सेल्समैन से यूज़ करके वो अपनी सब साबुन को बेचने लायक बना है। आखिर वो क्या-क्या करता है? वो सारे चीज़ें प्रोडक्शन से लेके फाइनेंस से लेके मार्केटिंग तक, सब कुछ चीज़ को वो देखता है, तो उसको बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। Then process benchmarking is an activity measuring the discrete performance and functional against the organization through the performance in excellence business process. For example, supply chain management, the best practice would be the Mumbai Dabbawalas. गाइस जैसे मुंबई डब्बे वाले जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनका सप्लाई चेन बहुत अच्छा है। मतलब आप कहीं पे भी हो मुंबई में, उन लोग आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, डब्बा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है गाइस? तो जो वो लोग का काम क्या है? वो लोग प्रोसेस, उनका प्रोसेस क्या है? उनका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? उनका गुडविल क्या है? सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की वजह से ही उन लोग का इतना ज़्यादा फेमस है। तो वो प्रोसेस देखिए कि ऐसी कौन-सी प्रोसेस है जो उनको सबसे अलग बनाती है। ठीक है? तो उसको अपन जब उसको अपना अपना टारगेट जब बना लेते हैं, तो उसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। Internal benchmarking is the application of a process benchmarking which an organization by comparing the performance of similar business unit of similar process. इसमें क्या करते हैं गाइस इंटरनल वाले में कि अपन ना प्रोसेस ही लगाते हैं।
और उसमें कंपेयर करते कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है इस प्रोसेस में और मेरा परफॉर्मेंस कैसा है इस प्रोसेस में, और वो भी सिमिलर बिजनेस और सिमिलर प्रोसेस में कंपैरिजन करते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। देन अपन बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग इज अ ऑपरेशनल बेंचमार्किंग इन इट्स स्कोप। It helps to develop a vision for change organization. कोर competency गाइस, कोर competency मतलब जिसके दम पे वो कॉम्पिटिटिव एज पे है, मतलब वो कॉम्पिटिटिव से लड़ रहा है। जैसे मैगी, मैगी हमको क्यों पसंद है, यिप्पी क्यों नहीं पसंद। मतलब ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है कि आई डोंट लाइक यिप्पी बट आई लाइक मैगी। मैगी इसलिए पसंद है क्योंकि उसके मसाले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, तो देख यिप्पी वाला क्या कर रहा है, सब्जी भी डाल रहा है, कलर भी डाल रहा है। ठीक है, वो ऐसे इनोवेशन करते रहता है कि मैं कैसे मैगी से आगे बढ़ूँ। तो पर मैगी जो है उसका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका कोर कॉम्पिटेंसी तो उसका मसाला है, और मसाला तो उसका ट्रेडमार्क है, जीवन में कभी कॉपी कर नहीं पाएगा वो। ठीक है गाइस, तो जो मसाला है वही इसका कोर कॉम्पिटेंसी का राज है। तो यिप्पी वाला क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग लगाएगा। वो बोलेगा ऐसा क्या डालता होगा मसाला, तो सब जगह खरीद ही सकता है, वो कहीं से भी खरीद लो, खा के देखो, अपने एक्सपर्ट्स को बैठा के खिलाओ, आखिर क्या डाल रहा है, इससे बेटर बनाओ मसाला, हमारा मसाला इससे बेस्ट बनना ही चाहिए। तो उसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी का बेंचमार्किंग। आई होप गाइज आप लोग के दिमाग में घुस रहा होगा सब चीज। आगे बढ़ते गाइज अपन। ग्लोबल बेंचमार्किंग क्या होता है, इसमें स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग इंक्लूड्स द बेंचमार्किंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल स्केल। जैसे कि फोर्ड ऑफ यूएसए जो रहती है, वो क्या करती है, जापान से अपना बेंचमार्किंग करती है। इसके अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं। ग्लोबल बेंचमार्किंग में क्या करता है अपन, कि अपन ना कंपेयर करते हैं ग्लोबली अपने सामान को। अगर मतलब आपका सामान कंपेरेबल है ग्लोबली, तो फिर आप जब अपने अपने इंडियन चीज को अपन ग्लोबली, जैसे कि कार, अपन उसका एग्जांपल देते हैं मारुति। मारुति अपनी इंडियन कंपनी है। ठीक है, ये अगर अपन कंपेयर करते हैं युंडई से, युंडई एक बाहर की कंपनी है। ओके, तो जब मारुति को अपन युंडई से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो मारुति वाला सोच रहा है कि आखिर युंडई यहाँ पे आके बिजनेस करिए, वट एवर जो भी चीज में भी कंपेरिजन कर रहा है, आखिर वो ग्लोबल कंपनी से कर रहा है, युंडई से। ओके गाइस, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल बेंचमार्किंग, जो ग्लोबल स्केल पे कंपेरिजन करें। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन वेरियस स्टेजेस पढ़ लेते हैं इसके कौन कौन से होते हैं। वेरियस स्टेजेस है। सबसे पहले आप प्लान करोगे, बेंचमार्किंग करने के लिए प्लान, टारगेट सेट, शर्मा जी का लड़का वर्मा जी का लड़का। वैसे ही अपन क्या सेट करेंगे टारगेट बेंचमार्किंग में, सबसे पहले गोल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं एरिया जिसको अपन को बेंचमार्क करना है। जैसे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस, तो बेंचमार्क फॉर इम्प्रूवमेंट बॉटम लाइन, मतलब कैसे करोगे बेंचमार्किंग, तो वेस्ट को रिजेक्ट करोगे। प्रोसेस बेंचमार्किंग में क्या करते हो, इन्वेंट्री लेवल को देखते हो। डिलीवरी में क्या देखते हो, वर्क इन प्रोग्रेस देखते हो। रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट में क्या देखते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अडाप्टिव ऑफ स्पेशल नीड्स में क्या देखते हो, सेल्स पर एम्प्लॉय। ठीक है, प्लान होगा, फिर आइडेंटिफाई करोगे बेस्ट परफॉर्मेंस, देन इस्टेब्लिश करोगे बेंचमार्किंग को, कौन सी टीम को इम्प्रूवमेंट करना है, और देन डेफिनेटली बेंचमार्क मेजर्स लोगे। प्लानिंग जो हुआ है, अब उसको क्या करोगे आप, कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन और डाटा, जाओगे छुप छुप के मैगी की इंडस्ट्री में घुसोगे, और भगा देगा वो तो फिर जाके बाजू वाली दुकान से उसका मसाला खरीद के लाओगे, और फिर बेंचमार्किंग करना स्टार्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या करोगे, एनालाइज करोगे फाइंडिंग्स को। उसके बाद क्या करोगे, रिकमेंडेड करोगे कि ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करना है। फिर देखोगे जो हमने ये बताया था वो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है गाइस, देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। गाइस चलो हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़े, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा थ्योरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो हमको अच्छे से नॉलेजेबल नहीं है, तो चलो नॉलेज गेन करते हैं उनके सबसे। और गाइस इसके ना एमसीक्यूज वगैरह भी थ्योरी से रिलेटेड ही आते हैं, तो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसका। देखो गाइस इसमें इतनी शॉर्ट नोट है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसी एक फिलॉसफी है जिसमें अपन कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी को। ठीक है, ऑल द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को। ठीक है, और इसमें कंटिन्यूसली फीडबैक लेते हैं अपन अपने कस्टमर से। ठीक है, it aim to do things at a first instant
रादर देन ट्रबलिंग शूटिंग आफ्टर अकरेंस। गाइस ये ना प्रिवेंटिव टाइप का प्रिवेंटिव चेकअप होता है, वैसे ही प्रिवेंशन लेता है, पहले से ही प्रिवेंशन लेता है ट्रबल शूटिंग से पहले। इसका बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। गाइस देखो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया, बट एग्जाम में कैसे याद रहेगा? आप बोलोगे मैम कैसे याद रहेगा? तो अपन को पहले एक ही टर्म्स को समझना पड़ेगा, देन मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी कि कैसे हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्योंकि गाइस एग्जाम में समझने से कोई काम नहीं आने वाला, याद करना पड़ेगा। तो मैं याद कराऊंगी आपको, रुको। टोटल मतलब क्या होता है? क्वालिटी इन्वॉल्व एवरीवन एंड ऑल एक्टिविटी इन कंपनी एज अ होल, ठीक है? टोटल मतलब सब कुछ, कंपनी एज अ होल। देन अपन देखेंगे क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर क्या चाहता है वो उसको फुलफिल करना ही हमारी क्वालिटी हो। और मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी को मेजर करे और उसको मैनेज करे, ठीक है गाइस? तो गाइस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ना आप कैसे याद करो मैं आपको बताती हूँ, पहले तो इसको हटाओ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट अपन को एग्जाम में पूछेगा, तो अपन को ये लिखना कि एक फिलोसफी होती है जो कि हमको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करनी होती है। गाइस आपको ना कैसे याद करना है कि क्वालिटी से याद करो इसको। क्वालिटी कैसे? हमको हमेशा हर चीज़ की अच्छी चाहिए रहती, तो हमेशा हर चीज़ की मतलब कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग द क्वालिटी, और हमको हर चीज़ में अच्छी चीज़ें चाहिए रहती, तो ऑल प्रोडक्ट। ओके गाइस। एंड वो अपन तो कस्टमर के हिसाब से सोचा, अब अपन सेलर के हिसाब से सोचते, तो जो सेलर रहेगा या मेकर रहेगा वो क्या सोचेगा? फीडबैक ले जैसे कि कस्टमर से, सो दैट उनकी फीडबैक लेने से ही उनको पता चलेगा। आई होप गाइस आपको ये दो लाइन पूरी अच्छे से याद हो गई होगी। ये एक फिलोसफी है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इसीलिए हमको सारे प्रोडक्ट में क्वालिटी जैसे अच्छी चाहिए रहती है वैसे ही सबका फीडबैक लेता है और कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और ये क्या करता है? प्रिवेंशन पे ध्यान देता है, प्रिवेंशन में ध्यान देता है, ना कि खराब होने के बाद चीज़ों को। कस्टमर भाग जाएगा उसके बाद तुम सामान ठीक करोगे, क्या फ़ायदा? कस्टमर है तब ठीक करो तो फ़ायदा होता है। ओके गाइस। देन आगे बढ़ते हैं अपन। टीक्यू में से विजन बेस्ड। गाइस बहुत बड़ा विजन होता है, ठीक है? विजन कोई भी काम पहले करना विजन ही होता है, ठीक है? कस्टमर फोकस्ड होता है, प्रिवेंशन ओरिएंटेड है, कस्टमर फोकस है, कस्टमर के लिए क्वालिटी इंप्रूव करे, कंटिन्यूस क्वालिटी होती है। ये पॉइंट तो गाइस आप ऐसे ही लिख सकते हो, फिंगर टिप में आपको लाना हो गई होगी। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, ओके गाइस, जो सेटिस्फाई करती कस्टमर्स को एट अ फर्स्ट टाइम पे ही। आई होप गाइस आपको ये टीक्यू मैम के ऊपर पूरा थ्योरी लर्न हो गया होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के पूरे 4 मार्क्स जो शॉर्ट नोट पे आने वाला है वो लेके आएंगे। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। चलो तो बिना देखे बताओ क्या क्या पढ़े थे अपन टीक्यूएम के ऊपर? बताओ बिना देखे। हम लोग पढ़े थे कि टीक्यूएम जो होती है वो एक फिलोसफी होती है। क्वालिटी मतलब क्या होता है कि हमको हर चीज़ में अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी इंप्रूव करे कंटिन्यूसली हर प्रोडक्ट की, सो दैट कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। ओके गाइस, फिर हम ये क्या पढ़े थे उसके बाद? हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे? हाँ, कैसे पूरी होगी वो नीड्स, ताकि हम लोग फीडबैक लेंगे, जब अपन फीडबैक लेंगे तभी वो सारी चीज़ फुलफिल होगी। और ये प्रिवेंशन बेस्ड रहता है, साइंटिफिक अप्रोच रहता है प्रिवेंशन बेस्ड। प्रेज। गाइस प्रेज पढ़ते हैं, प्रेज आया था शॉर्ट नोट, उसमें आया था प्रेज एमसीक्यूज में, तो यहाँ पर भी आ सकता है। प्रेज एनालिसिस आ गया तो क्या लिखोगे? प्रेज मतलब तारीफ, ठीक है? तो देखते क्या होता है। प्रेज इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। गाइस ये 6 स्टेप प्रोसेस है। टोटल क्वालिटी देखते डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों वर्ड में? नहीं, डिफरेंस नहीं है इनके बीच में कोई भी। इसका मतलब ये है कि प्रेज करने का प्रोसेस किसका मतलब कह सकते हैं कि इसका एक प्रोसेस है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, अब रुको। देखो गाइस, इसको अप्लाई करने के लिए हमको एक प्रोसेस की ज़रूरत है, प्रोसेस, ठीक है? और जो प्रोसेस की ज़रूरत है वो एक 6 स्टेप है, और 6 लेटर्स जो है ना उसकी, उसको प्रेज़ बोलते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। टीक्यूएम करने के लिए जो प्रोसेस की ज़रूरत है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं 6 लेटर का वर्ड जिसका नाम है प्रेज़। ओके, प्रेज़। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ कौन चिड़िया है? तो गाइस देखो ये प्रेज़, प्रॉब्लम रैंकिंग एनालिसिस इनोवेशन सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है गाइस? इसको बोलते हैं प्रेज़। तो प्रेस जो है वो 6 स्टेप प्रोसेस है टीक्यूएम का, जो आइडेंटिफाई करती है इम्प्रूवमेंट, कहाँ पर एक तो अपन को अपॉर्चुनिटी देखते हैं इम्प्रूवमेंट का, और फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो गाइस कैसे करोगे? सबसे पहले आपको कोई सामान खरीद के लाए, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर।
अब आप कैलकुलेटर ले आए हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले आए हैं तो कैलकुलेटर में क्या प्रॉब्लम है उसको खोजोगे सबसे पहले आप। आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी कीज काफी ज्यादा मजेदार नहीं है, तो प्रॉब्लम कीज हो गया। देन रैंकिंग द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, अब देखोगे आप उसको रैंक करोगे, क्या ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कैलकुलेटर में, इससे बड़ी भी कोई प्रॉब्लम है, कलर कलर इशू है। कलर इशू तो अपन ऑल्टरनेटिव कलर्स ला सकते, तो कलर इशू सेकेंडरी हो गया और कीज फर्स्ट हो गया, तो रैंक कर दिया अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। देन एनालाइज द प्रोबेबल कोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब कॉस क्यों कीज इसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है कि इसका प्लास्टिक का क्वालिटी थोड़ा खराब हो, तो अपन अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे प्लास्टिक। कलर का क्यों है, क्योंकि अपन कलर के बारे में सोचे नहीं, सब कस्टमर कलर के बारे में सोच रहे, तो अपन अलग अलग कलर लाएंगे। ओके, देन इनोवेशन बाय क्रिएटिव थिंकिंग, अब अपन ज्यादा कस्टमर ने पिंक कलर चूज किया है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन ऑरेंज, पिंक, वाइट, ब्लैक, ग्रे, हर टाइप का कलर ला देंगे, सो दैट इनोवेटिव लगेगा और उसका शेप भी थोड़ा अच्छा सा कर देंगे। ओके, देन सोल्यूशन इम्प्लीमेंट, अब अपन क्या किया, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दी, मतलब असली में वैसा कैलकुलेटर बना दिए। फिर अब देखेंगे अब क्या सही में बिक रहा है, सही में अब अच्छे से लोग खरीद रहे हैं, सारे लोग पिंक कैलकुलेटर खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे। ठीक है गाइस, तो ऐसा अपन क्या करते, इवेलुएट। गाइस आपको याद होगा प्रेस का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉब्लम, पी फॉर प्रॉब्लम, आर फॉर रैंकिंग, ए फॉर एनालाइज, पी आर ए हो गया, फिर आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एस फॉर सॉल्यूशन और ई फॉर इवेल्युएशन, आई फॉर इनोवेशन। ओके, फिर से पी फॉर प्रॉब्लम, आर फॉर रैंकिंग, ए फॉर एनालिसिस, इनोवेशन, सॉल्यूशन, इवेल्युएशन। आई होप गाइस आपको प्रेस का मतलब याद हो गया होगा, और आप इसके आगे की ये राम कहानी लिख सकते हैं खुद से। और इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी कि इसको इसको इसका प्रोसेस होता है, ये इसका प्रोसेस होता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेस बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये वाला जो है ना इसको छोटे में एक लाइन में और लिख दे, आप फिर लिख देना एग्जाम में। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार और बता दो प्रेस का फुल फॉर्म, प्रॉब्लम, रैंकिंग, एनालाइज, इनोवेशन, सोल्यूशन, इवैल्यूएशन। चलो सिक्स सिग्मा, 6 सिग्मा है हमारे पास। तो देखते, सिक्स सिग्मा इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो कि मोटोरोला ने डेवलप किया था। ठीक है गाइस, ये सिस्टमैटिकली इंप्रूव करने की टेक्निक्स है जो एलिमिनेट करती है डिफेक्ट्स को। डिफेक्ट जो रहते हैं वो होते हैं जिसके वजह से सामान बिकता नहीं है। सिक्स सिग्मा जो है ना एबिलिटी है ऑफ हाई कैपेबल प्रोसेस टू प्रोड्यूस आउटपुट विथ स्पेसिफिकेशन, अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ कोई मोबाइल बनाने को सिक्स सिग्मा कहते हैं। ठीक है गाइस, सिक्स सिग्मा जो रहता है वो डिफेक्ट को पूरा 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी बना देता है। ओके गाइस, तो सिक्स सिग्मा जो है वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो मोटोरोला ने डेवलप किया था इम्प्रूव करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए डिफेक्ट्स को। ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है जिससे आउटपुट को अच्छे स्पेक्स के साथ हम बना सकते हैं। ठीक है गाइस, सिक्स सिग्मा हैव अ टू मेथड, दो मेथड है इसके पास, एक डीमैक है और एक डिमांडी वी है। ओके गाइस, तो इसके बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कौन है ये दो चिड़िया। ठीक है, पहली चिड़िया का नाम है डीमैक। डीमैक जो रहता है वो इम्प्रूव करता है एग्जिस्टिंग बिजनेस को, नाम से ही लग रहा है डी मैक 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 मतलब बनाना। ठीक है, तो आप क्या हुआ, इम्प्रूव और एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही ठीक कर रहे हैं। डीमैक मतलब फिर से बनाना, उसी को इम्प्रूव करना और एग्जिस्टिंग बिजनेस को। और डिमांडवी का क्या मतलब होता है, डिमांडवी क्या कहता है, कि प्रोडक्ट और प्रोसेस को न्यू न्यू, मैड एम ए डी मैड को मेड मान लो, मेड मतलब बनाना, एम ए डी ई वाला मेड मान लो, और फिर आप बोलो कि नया सामान बना रहे हैं। याद करने के पर्पज से इसीलिए बकवास किए जा रही हूँ मैं, बट गाइस एग्जाम में ये बकवास याद रहेगी आपको और आपको नंबर दिला के जाएगी। ठीक है, तो अपन फिर से याद करते हैं, दो दो ठो मेथड था, डीमैक और डीमैडवी। तो जो मैक था ना वो क्या किया, अपने घर में जो सामान था उसी से कुछ बना दिया। तो जो एक्सिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है उससे कुछ बनाएंगे तो डीमैक होता है, और डिमांडी भी होता है मतलब फिर से नया नया कुछ कुछ बनाना। जैसे कि वी आया अभी, वी आइडिया और वोडाफोन का वी, तो वो न्यू है, तो न्यू बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरेटो एनालिसिस देखते कौन है ये। पैरेटो एनालिसिस जो एक रूल है दैट रिकमेंडेड एंड फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या ही हो सकता है उसके ऊपर ये पैरेटो चर्चा डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं भाई कौन है। गाइस इसके ऊपर एमसीक्यूज आया था कि 80-20 रूल लगता है।
गाइस याद रखना, इसमें 80:20 रूल लगता है, ये एमसीक्यूज में आया था। ठीक है, ये फिनोमेना जो था वो इटालियन इकोनॉमिक्स ने डेवलप किया था, जो नोटिस किया था कि 80% ऑफ वेल्थ एंड 20% ऑफ पीपल, इसके हिसाब से ये 80-20 डिस्कस किया था। 80 वेल्थ मतलब पैसा, 20 लोग मतलब पीपल। ठीक है, ऐसा मान लो कि 20 लोग काम करते हैं, 80 रुपये एक दिन का कमाते हैं। 20 लोग काम करते हैं, 80 रुपये एक दिन का कमाते हैं। बहुत कम लग रहा है मुझे तो। आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है। This phenomena is observed in many different business situations. The management can use a number of circumstances to direct management attention to key operational mechanism. It help to clarify, establish a top priority and identify profitable and unprofitable targets. इसमें ना ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल टारगेट्स को, इस्टेब्लिश करता है टॉप प्रायोरिटीज को, ठीक है, डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट को। शुरू से मैं पूरा सम अप कर देती हूँ, आप एग्जाम में क्या लिखोगे। एग्जाम में लिखना कि ये जो इटालियन से चच्चा आए थे पेरेटो नाम के, उन्होंने हमको बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो होता है ना, वो 80-20 रूल होता है, जिसमें 80-20 में 80 में वेल्थ रहता है और 20 कौन रहता है, पीपल रहता है। ठीक है, ये अलग अलग बिजनेस सिचुएशन में देखी गई बात है। जो मैनेजमेंट रहता है उसका अटेंशन ड्रॉ किया जा रहा है कि आप टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ों को देखो और उसमें से देखो कि कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये चच्चा ने हमको बताया कुछ कुछ सिचुएशन, जैसे कि प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट देखो, कस्टमर का प्रॉफिटेबल एनालिसिस देखो, और स्टॉक कंट्रोल देखो, एबीसी के हिसाब से एबीसी देखो, और क्वालिटी कंट्रोल देखो। ये सब देख के आप अपना पता करो कि कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और उसको 80-20 रूल में चिपका दो। आई होप गाइज आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी और आपको लर्न भी हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का क्या खर्चा होता है, तो देखो ये ओवरऑल खर्चा होता है प्रोडक्ट का। ऑफ लेट ऑर्गेनाइजेशन हैव appreciated the high cost of poor quality. The most obvious consequence occur when poor quality creates dissatisfied customers. जब ना पुअर क्वालिटी का सामान कस्टमर को दुखी कर देता है, तो फिर हम हमारा जो बिजनेस का लीडरशिप है वो चले जाता है, क्योंकि यार बकवास सामान कोई नहीं चाहता। जैसे फ्लिपकार्ट से कपड़े मंगा लो, इतने रद्दी आएंगे कि कभी खरीदने का मन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा फीडबैक है फ्लिपकार्ट वालों को। तो वैसा टाइप का होता है। ओके गाइस, तो हाउएवर द क्वालिटी हैज़ मैनी अदर कॉस्ट, बट उसकी एक खासियत भी है कि वो लोग रिटर्न ले लेते हैं। तो गाइस उनकी कुछ खासियत है, कुछ कुछ बुराइयाँ भी है। वैसा टाइप का जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा तो दोबारा खरीदेगा नहीं तुमसे सामान, बैठे रहो फिर बनाते हुए। ठीक है गाइस, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि टोटल क्वालिटी का क्या कॉस्ट होता है। तो लूजिंग अ कस्टमर इज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आई होप गाइस मेरी ये डीप लाइन आपके दिमाग में घुसी होगी। However, the quality has many other costs which can be divided into two category. दो कैटेगरीज में बट सकती है। पहली, कि फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट विच इनकर टू अचीव हाई क्वालिटी। गाइस आपको एकदम दिमाग लगा के सोचना है कि दो टाइप का कैसे बोल रही है। एक चीज़ जो है असली में दिख रही है और दूसरी चीज़ जो दिख नहीं रही बट है। जैसे कि मैं आपको एकदम बहुत डीपली समझाना चाहती हूँ कि पहला खर्चा जो हर किसी को दिख रहा होगा कि क्वालिटी को ठीक करने के लिए अपन क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम रख रहे हैं, उसकी कुछ मशीनें रख रहे हैं जो चेक करेगी ये सब चीज़, ये सब डायरेक्ट खर्चा दिख रहा है सबको। बट जो इनडायरेक्ट खर्चा वो किसी को नहीं दिख रहा है। गाइस अगर एक कस्टमर भी आपके यहाँ से डिससेटिस्फाई होकर चला गया, तो माउथ पब्लिसिटी बात की भी कोई चीज़ होती है। वो 4 लोग को जाकर और बताएगा क्या बकवास सामान मिलता है यहाँ पे, कोई मिठाई की दुकान है समझ लो, वहाँ मिठाई खराब है, तो यहाँ मिठाई खराब मिलती है मत खरीदना। आपसे कोई पूछे, मतलब आप समझ लो कस्टमर, आपसे कोई पूछा वहाँ से मिठाई ले सकते हैं, आप बोले बकवास मत खरीदना। तो अपने साथ-साथ 4 कस्टमर आपके जो आना है तो वो भी चले गए, तो टोटल 5 कस्टमर का लॉस हुआ आपको। तो ये भी एक तरीके की कॉस्ट है आपकी जो आपको दिख नहीं रही है पर वो है। ठीक है, ज्ञान को छोड़ो, अपन याद करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बता दिया था, बेसिकली कैटेगरी था 2 पार्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। इसमें 2 कॉस्ट दी गई है। बेसिकली 2 टाइप की कॉस्ट होती है, अप्रेजल और प्रिवेंशन। और सेकंड कैटेगरी में क्या रहती है, ड्यू टू पुअर क्वालिटी इज नोन एज क्वालिटी फेलियर कॉस्ट। एक क्वालिटी फेलियर कॉस्ट होती है, इसमें क्वालिटी फेल हो जाती है। ठीक है, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर भी हो सकता है, एक्सटर्नल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब समझाया देखो। प्रिवेंशन फेलियर जो रहता है वो क्या होता है, ज़्यादातर होता ही नहीं है। अप्रेजल फेलियर को अपन चेक करके ठीक कर सकते हैं। इंटरनल फेलियर फेलियर में डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हटा सकते हैं अलग से।
और एक्सटर्नल फेलियर को अपन डिस्कवर कर सकते हैं कि कस्टमर जो भाग गया उसकी कॉस्ट से पता चल जाएगा कि हाँ इतना लॉस हुआ अपन को। ठीक है, आई होप गाइस आपको पूरी चीज़ समझ आई होगी। मैं आपको ब्रॉड में एक बार और बता देती हूँ सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। आपको लिखना है कि दो कैटेगरी होती पहले तो, ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट वाली होती है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होती है। उसके फिर बेसिकली दो टाइप की होती है इसमें, एक प्रिवेंशन होती है और एक होती है अप्रेजल, एक अप्रेजल होती है। ओके, सेकंड कैटेगरी जो है, सेकंड कैटेगरी उसमें कौन होती है, पुअर क्वालिटी होती है, पुअर क्वालिटी कॉस्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं फेलियर कॉस्ट। ठीक है, ये इंक्लूड करती है इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। ओके गाइज, मैंने आपको फ्लो चार्ट से सब कुछ समझा दिया है जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा है। क्या करे गाइज, क्या करे बताओ। यहाँ पे बनाने की कोशिश कर देती हूँ मैं एक बार और आपके लिए। देखो, सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा, दो टाइप की कैटेगरी होती है। ठीक है, पहले होती है क्वालिटी कंट्रोल जिसमें दो रहेगा, एक प्रिवेंशन और एक अप्रेजल। दूसरा रहता है पुअर क्वालिटी जिसमें रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल। ये फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, अब बस इससे अच्छा मैं नहीं बना सकती। आगे बढ़ते हैं। चलो सिक्स 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 सीज देखते हैं टी क्यू एम के। देखो भाई, सबसे पहला कमिटमेंट जो अपन कमिट करते हैं, कल्चर जो अपना एटमॉस्फेयर होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो हमारा नेचर होता है, कोऑपरेशन जो हमको करना पड़ता है, कस्टमर फोकस तो मेन गोल होता ही है, और सब कुछ कर रहे कि नहीं उसको कंट्रोल पे रखना। गाइस मैं डिटेलिंग आपके लिए थोड़ा पढ़ देती हूँ। कमिटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू डेलीगेट क्वालिटी इश्यूज टू द सिंगल पर्सन, क्वालिटी इज एक्सपेक्टेशन must be made by the top management, okay, together with the support and training required to its achievement. If TQM culture is to be developed, total commitment should be made by top management. Guys, top management ही रहता है जो इसके लिए लायबल रहता है, जो इसकी जिम्मेदार रहता है, और बाकी लोग उसको बाकी लोग जो रहते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी तो, और उनके गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। Culture. Training lies at a center of affecting the changes in culture and attitude. Negative perspective must be changed to encourage individual contribution and make quality a culture. Guys, quality a culture मतलब quality ही रहनी चाहिए कल्चर पे, ये बोलना चाहता है। मतलब अगर आपका बिजनेस है तो अगर आपके बिजनेस से कोई सामान बाहर जाएगा तो वो सिर्फ क्वालिटी वाला जाएगा, अनक्वालिफाइड कोई भी गुड्स बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कल्चर बनाना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये जो सेंटर है इसका, वो अफेक्ट करना चाहिए आपके कल्चर को, आपके एटीट्यूड को। आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव से दूर रहो, आप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और ये इंकरेज करना चाहिए, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि आप क्वालिटी या कल्चर की तरफ फोकस करो। देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, TQM शुड बी रिकग्नाइज एज अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट शुड नॉट बी अ वन टाइम, ये वन टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूसली चलना चाहिए ये चीज़, इम्प्रूवमेंट भले स्मॉल हो बट होना चाहिए। देन है कोऑपरेशन, TQM, TQM जो विजुअलाइज करता है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कोऑपरेशन में। ठीक है, सबको कोऑपरेट करके एक दूसरे से चलना चाहिए, और इम्प्रूव करना चाहिए स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंगली, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरीके से ही मेजर करना चाहिए। उसके बाद फिर जो कस्टमर फोकस है, कस्टमर फोकस रहना चाहिए। इंटरनल कस्टमर जैसे कि अपने कोलिग्स होते हैं, सप्लायर्स वगैरह, गुड्स के इंफॉर्मेशन के, ठीक है गाइज, वो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, और एक्सटर्नल कस्टमर्स तो होते ही हैं। देन गाइस कंट्रोल, कंट्रोल मतलब डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर, अवेयरनेस ऑफ करंट बेस्ट practice are essential for effective functional of TQM. Unless the control procedure are in place, improvement cannot be monitored and measured. गाइस, इम्प्रूवमेंट को आप कभी भी मेजर और मॉनिटर नहीं कर पाओगे अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर और अवेयरनेस ऑफ बेस्ट नहीं रहेगा, मतलब सही से चलते नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। गाइस मैं आपको फिर से लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे आप 6 चीज याद कर सकते हो। तो देखो गाइस, कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस एंड कंट्रोल। आई होप गाइस हम लोग इतने बार इसका डिटेलिंग पढ़े है ना, तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा।
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो। तो देखो गाइस कौन कौन रहता है प्रिंसिपल में? पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्रिपरेशन। ठीक है गाइस, पीपल रहेंगे, प्रोसेस रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, प्रिपरेशन रहेगा। TQM terms should be consist of team spirit of individual who are fairly for accepting and meeting challenges। ठीक है गाइस, मतलब एक टीम होनी चाहिए और वो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होने चाहिए अपने गोल को लेके कि वो लोग एक्सेप्ट करें और चैलेंज को फेस करने के लिए हिम्मत रखे। देन प्रोसेस, इट इज़ एसेंशियल टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग practically through a system designed formally process to prevent participants for jumping to conclusion। guys लोग ना सीधा कंक्लूड कर देते हैं, हाँ ऐसे ही तो हुआ होगा, सीधा मतलब ऐसे कंक्लूड कर देते कोई भी चीज़ को। तो वो कंक्लूड ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको एसेंशियल है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकल सिस्टम लगे, मतलब सिस्टम ही ऐसा डेवलप करे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ओके गाइस, फिर प्रॉब्लम नीड टू बी अप्रोच ए सिस्टमैटिकल मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर से अपन को उसको टैकल करना रहेगा सो दैट सॉल्यूबल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली अपन को इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना करते हुए हमको मतलब पता चल जाए। ठीक है, और हम लोग को फीडबैक तुरंत तुरंत मिल जाए उसकी। ठीक है, देन प्रिपरेशन, additional training of creative thinking and statistical process are needed in order to give participant a great appreciation of diversify of its process। guys एडिशनल ट्रेनिंग देने पड़ती सोचने के लिए, सो दैट अपन क्रिएटिव सोच सके और फिर उस ऑर्डर पे अपन अपना अप्रिशिएट अपना मतलब अ, अ, उस ऑर्डर पे हम लोग क्या पार्टिसिपेट कर पाए सो दैट हम लोग के पास अच्छा अच्छा अप्रिसिएशन है और प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, उसके जो ट्रेनिंग रहेगी वो क्विकली होनी चाहिए और इमीडिएट अकाउंटिंग सर्कल में होने चाहिए। ठीक है गाइस, मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। देखो, पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्रिपरेशन। पीपल प्रॉब्लम, देखो सबसे पहले पीपल रहेंगे, वो लोग जब प्रोसेस में कुछ काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी बीच में। अब प्रॉब्लम के लिए हमको प्रिपेयर होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं TQM का प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल्स। ठीक है गाइस, क्या है? पीपल रहेंगे प्रोसेस में तो उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसको प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा उनको, तो उसको अपन बोलते हैं TQM का प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखना है हम लोग को डीमैक एंड डीमैक और डीवी डी डीमाई डीमाई डीवी। ओके गाइस, भले ही प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट ठीक है, मैं ऐसे याद करने के पर्पज से पढ़ रही हूँ सो दैट अपन एक अच्छा सा क्रक्स बना सके और याद कर पाए। देखो, डीमैक का क्या मतलब होता है? डीमैक 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म है डीमैक का। ठीक है गाइस, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और कंट्रोल। सबसे पहले डिफाइन क्या करेंगे? प्रोसेस को करेंगे सो दैट हम इम्प्रूव कर सके गुड्स को। ठीक है गाइस, और कस्टमर डिमांड तक पहुंच पाए। मेजर मतलब क्या मेजर करेंगे? अभी कौन सी प्रोसेस चल रही है उसको मेजर करेंगे रिलेवेंट डाटा के साथ। ओके, एनालाइज करेंगे रिलेशनशिप जो हमारे कैजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स के साथ। डिटरमाइन व्हाट रिलेशनशिप एंड अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ऑल फैक्टर शुड बी कंसीडर। मतलब जब अपन रिलेशनशिप चेक करेंगे ना फैक्टर्स के साथ, तो अपन देखेंगे कि सारी चीज को कंसीडर कर पाए अपन। ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज द प्रोसेस बेस्ड अपॉन द एनालिसिस यूजिंग टेक्निक्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हुए अपन को ऑप्टिमाइज करना है चीजों को। देन कंट्रोल, कंट्रोल जो रहता है वो इंश्योर करता है कि हमारे में कोई भी वेरिएंस ना हो, और अगर हो तो उसको सही टाइम पे अपन वो कर दे टैकल। ओके गाइस, देन अपन इसको याद करते हैं। डीमैक का फुल फॉर्म क्या था? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, कंट्रोल। डिजाइन, मेजर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, कंट्रोल। डिजाइन, मेजर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, कंट्रोल। ठीक है गाइस, याद हो गया? तो इसमें डिफाइन में क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे अपने गोल्स को, मेजर करेंगे डाटा को, रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज तक अपने तरीकों को लेके जाएंगे, अपने प्रोसेस को ऑप्टिमल तरीके से यूज करेंगे। देन कंट्रोल करेंगे अगर कोई वेरिएंस आता है तो। देन अपन देखते हैं डीमाई डीवी का क्या है। देखो गाइस, सबसे पहले डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और वेरीफाई। मतलब देखो सेम सेम क्या चीज थी, अपन उसको अलग कर लेते हैं सो दैट अपन को याद करने में प्रॉब्लम ना जाए। डिफाइन था, डिफाइन है। मेजर था, मेजर है। एनालाइज था, एनालाइज है। ठीक है,
देन यहाँ पे ऑप्टिमाइज कंट्रोल है, यहाँ पे डिजाइन और वेरीफाई। गाइस दो एक बार डिजाइन देखो, लाखी का 2 पॉइंट चेंज है, बाकी तीनों सेम है। ठीक है, तो डिफाइन द गोल्स ऑफ डिजाइन एक्टिविटी दैट इज consistent with the customer demand. Same point है, measure and identify critical to quantity product capability production, analyze the different design। सेम सेम ही है गाइस ये तीनों तो। ठीक है, पता नहीं इसका फुल फॉर्म इतना अजीब सा क्यों बना दिया है, आई की क्या जरूरत थी इसमें। देवदास से लिख देते, पता नहीं क्या लिखा है, डिमांड वी। ओके गाइस, मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिमांड वी चाहिए। मे भी छोड़ो ना, अपन क्या करेंगे, डी लिखना फिर मैड लिख देना, फिर वी लिख देना। डी फॉर डिजाइन, आई एम सो सॉरी, डी फॉर डिजाइन यहाँ पर है, ये डिफाइन मेजर एनालाइज, फिर डिजाइन और फिर क्या है, वेरीफाई। ओके गाइस, ओके। तो चलो डिजाइन क्या करेंगे, डिजाइन को डिजाइन करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे प्लान के अकॉर्डिंगली, और फिर वेरीफाई करेंगे डिजाइन को कि जो अपने बनाए हैं वो सही है कि नहीं, और फिर हैंडेड ओवर कर देंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ओके गाइस, आई होप गाइस आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। इस सिक्स सिग्मा से रिलेटेड अपने स्टेप्स थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस इसके मैं बोल्ड वाले बस बता रही हूँ कि हमको अगर पैरेटो एनालिसिस आ गई ना, पैरेटो एनालिसिस, तो उसका क्या होगा, प्राइसिंग करेंगे प्रोडक्ट का। देन क्या करते हैं, कस्टमर का अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चेक करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं उसको, एबीसी एनालिसिस करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और क्या क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ओके गाइस, शॉर्ट नोट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा करके मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं बस आपको नॉलेज पर्पज से बता रही हूँ। सबसे पहले प्राइसिंग करोगे प्रोडक्ट की। ओके गाइस, जैसे 80-20 वाला क्या था वो बता देती हूँ मैं। ये 80-20 तो देखो, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ अ प्रोडक्ट में बी अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ टोटल सेल्स रिवेन्यू। मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा 80% जो सेल्स रिवेन्यू होता है ना, वो 20% की वजह से होता है। ठीक है, उसके क्या लिखा है, the firm estimates the sales revenue from various products and might indicate approximately 80% of its sale is earned from about 20% of its product। मतलब बोल रहे कि जैसे कि अगर समझ लो आप 100 प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो आप 20 जो सेल करोगे ना, तो ये कहना चाहता है प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट की अपन जो क्या करते हैं कि ना एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग का 80% जो रहेगा ना सेल्स रेवेन्यू, वो ना 20% प्रोडक्ट्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 100 प्रोडक्ट्स है जो आप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल पतंजलि का ले लेते हैं, पतंजलि क्योंकि बनाता भी है असली में बहुत सारे प्रोडक्ट, तो अपन मान लेते हैं वो 100 बनाता है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका चलने वाला होगा ना, वो 20 प्रोडक्ट ही होगा सबसे ज्यादा चलने वाला। जैसे कि बिस्किट्स भी बनाता है, साबुन भी बनाता है, बट इतने सेल नहीं होते इसके ये सब चीजें। ज्यादा क्या लोग खरीदते हैं, जो मतलब मेडिसिन टाइप का जो सामान रहता है ना, वो सब इसका ज्यादा चलता है। तो कह सकते हैं कि इसमें से सिर्फ 20% चीजें जो हैं वो ज्यादा चलती, जो कि इसकी 80% प्रॉफिट को कमा के देती है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा 80-20 वाला क्या खेल है। ओके, तो जो टॉप मैनेजमेंट रहते हैं ना, वो डेलीकेट कर देते हैं प्राइसिंग डिसीजन 80% का प्रोडक्ट में टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब वो जो 20% है ना, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ इस पे फोकस करेगा। दिमाग है देखो उसके पास, वो इतना एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है। क्या किया, टॉप मैनेजमेंट जो है ना, वो पूरा फोकस अपना इस पे देगा, और जो बाकी ये जो 80 बच रही है अपने लोअर को बोल देगा चलो तुम लोग संभालो करके, उसको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें पतंजलि की बिस्किट्स आ गई, चलती फलती है नहीं, है ना, मतलब मैं तो ज्यादा यूज करते हुए लोगों को नहीं देखी हूँ कि उस टाइप के प्रोडक्ट्स आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देन प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करते हैं अपन इसमें। देन एबीसी एनालिसिस करते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, और फिर क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। गाइस इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मेरे को पढ़ने की एकदम ज्यादा इच्छा हो रही, चलो पढ़ते हैं। Pareto analysis may be application in presentation of a performance of indicator data through a selection of represented process characteristic that truly determine and confirm the design performance and outcome। ये कोई काम का लाइन नहीं गाइस, जस्ट कट इट। अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पार्ट मैं फिर से नहीं पढ़ रही। ठीक है, ये भी पढ़ चुके, अपन आगे बढ़ते हैं। दस द फर्म कैन अडॉप्ट मोर
सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मॉडल फॉर स्मॉल पोर्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। गाइस मतलब ये बोल रहा है कि समझ लो कि ना आपके पास जैसे कि अपने अपन कहीं प्रोग्राम में जाते कभी कभी, है ना, जैसे कि वो नहीं होता, सेमिनार वगैरह होता है, तो सामने की सीट देखी होंगे आप, 20% सीट्स ना सोफा सीट्स वगैरह होती है, या उसमें कुछ अच्छे वाले कवर लगे रहते हैं, और बाकी पीछे पीछे नॉर्मल सीट्स होती है, और कहीं कहीं पे तो एकदम लास्ट लास्ट में प्लास्टिक चेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा चाहते हैं कि जो चीफ गेस्ट है वो लोग अच्छी चेयर पे बैठे, इसलिए इतना एरिया वो लोग कलरफुल और अच्छा डेकोरेटिव सोफा वगैरह लगा देते हैं। फिर इतने वाले में तो या तो पूरा, या तो फिर इतना इतना जितना भी थोड़ा नॉर्मल लगाते हैं, फिर आखिरी में तो एकदम ही प्लास्टिक चेयर लगा देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या कर रहे हैं इन लोग, एक एक मतलब बांट रहे हैं, मतलब जो हमको जितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके देगा हम उसको वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस थ्योरी के हिसाब से। तो देखो स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये जो सबसे ज्यादा देने वाला है हमको रेवेन्यू, उसको टॉप मैनेजमेंट देखेगा। ओके, और बाकी जो बाकी पोर्शन है उसको लोअर लोअर मैनेजमेंट देख लेगा, क्योंकि उसमें अपन को इतना अर्निंग नहीं होने वाला है इसमें। ओके, तो ये वाला पोर्शन कौन देगा, मैनेजर एंड लोअर मैनेजमेंट वगैरह देख लेंगे। ओके, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें स्पेशल चीजें लगाएंगे, जैसे कि हम लोग का कोई भी महंगा सामान आता है, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, तो अपन इस पे लगाएंगे। और ऐसी जो चेकिंग पर्पस से होगा या कुछ और होगा, वो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर लेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो भी टेक्निक्स अच्छी वाली है, गाइस देखो हर चीज ना, अच्छी चीज है लिमिटेड ही रहती है, उतनी ज्यादा अनलिमिटेड नहीं होती, तो वही कह रहा है कि सारी चीज यहीं पे लगा देंगे। ठीक है गाइस, इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते अपन। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग प्रोडक्ट कस्टमर कैन एनालाइज फॉर द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगेन इट इज ऑफन फाउंड दैट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ अ कस्टमर जनरेट 80% ऑफ प्रॉफिट। मतलब गाइस ये कहना चाहता है कि जितने कस्टमर आपके शॉप में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक सुपर मार्केट है, ठीक है, सुपरमार्केट है ये आपका, इसमें जितने भी लोग आते तो बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग करने आते हैं। विंडो शॉपिंग मतलब खाली पीले आ जाते हैं, खरीदना वरीदना है नहीं कुछ भी। कुछ लोग आते हैं, देखते पसंद नहीं आता चले जाते हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार दुकान में घुसे तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता मेरे को तो बिना कुछ खरीदे। ओके, तो उस टाइप के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए चाहते हैं और खरीद के ही जाते हैं। तो इतने सारे वेराइटी ऑफ कस्टमर्स में वो लोग वो कस्टमर को खोज के लाते हैं जो उनका अर्निंग पर्पस बनेंगे। तो वो सिर्फ 20% होते हैं जो हम लोग का 80% प्रॉफिट जनरेट करवा देते हैं, क्योंकि ये लोग इतना सारा सामान खरीद लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इनसे ही मिलता है हमको। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अब। एबीसी एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल। अनदर एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस इज दैट स्टॉक को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देखो, only few of the goods in a stock make up more value in practical, approximately 20% of a total quantity stock can be accounted as a 80% value। गाइस इसका ये मतलब है कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अपन किराना शॉप से लेते हैं। ये किराना शॉप है, इसमें वेराइटी ऑफ गुड्स है, यहाँ पे दाल चावल गेहूं और बिस्किट्स और आटा और वेरियस चीजें मिलती है। ठीक है गाइस, बट इसमें केसर भी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी पे होता है। ठीक है, वो लोग स्टॉक कीपर ही कुछ कम अमाउंट में उसको रखता है गाइस। ठीक है, बट जब उसको सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू काफी हाई आती है एज कम्पेयर टू ये सब चीजें। तो ये क्या रहा है कि 20% सामान जब आप बेचोगे तो अपने आप 80% आपको प्रॉफिट हो जाएगा उससे। ठीक है, thank you so much for watching this video. Yeah, do subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Bye bye, stay safe, stay healthy, and अपना ध्यान रखो।